नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का मिड पॉइंट एक ट्रेंडिंग डे मार्केट के लिए। जी हां, सेंसेक्स में 800 पॉइंट से ज़्यादा की रैली, निफ्टी में 270 पॉइंट की रैली। श्रेया वीरू, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मिड कैप स्मॉल कैप देखिए क्या शानदार रैली। निफ्टी आईटी एक बार फिर से मार्केट को लीड करता हुआ 2.5% की ज़बरदस्त रैली। और जी हाँ, ये वही निफ्टी है जो आज 24,255 पर है, जो पिछले फ्राइडे को 23,650 पर था। जी हाँ, 23,650 पर था पिछले फ्राइडे। वहाँ से 800 पॉइंट की रैली, ठीक उसी तरह जो उसके पहले हम जब फ्राइडे को बड़े ब्लॉकबस्टर नंबर से पहले 24,350 से फिसल कर 23,650 तक आए थे। तो एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट, लेकिन अब एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में हम। अब बड़ा सवाल यही है कि इस 24,300 से 350 के जोन में अगर हम एंटर करेंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर शॉर्ट कवरिंग। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, इस पर बातचीत होगी। शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। चौतरफा खरीदारी के दम पर अगस्त सीरीज का शानदार आगाज। निफ्टी 250 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 24,250 के ऊपर निकला। बैंक निफ्टी में भी करीब 450 पॉइंट की तेज़ी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार तेज़ी। वहीं इंडिया विक्स करीब 4% फिसलकर 12 के करीब आया। आईटी शेयरों में बुल रन जारी। 3 दिनों में करीब 9% दौड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। आज लार्ज कैप में विप्रो 3 तो इन्फोसिस करीब 5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। वही नतीजों और दूसरी छमाही के लिए बुलिश कमेंट्री के बाद दौड़ा केपीआईटी टेक शेयर करीब 10% का लगा अपर सर्किट। आईटी के साथ एफएमसीजी और मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। 1.5% ज़्यादा दौड़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। एफएमसीजी में 4% उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल एचयूएल, साथ ही फार्मा और एनबीएफसीज में भी रौनक। ब्रेक स्टॉक्स स्पॉटलाइट और 4जीपीटी पड़े सटीक नतीजों के बाद एलएनटी बना आज का हीरो। करीब 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही आईटी का मजबूत शेयर टेक महिंद्रा चढ़ा। वहीं अच्छे रिजल्ट्स के से उछला टाटा कैपिटल, स्पॉटलाइट इटरनल में भी खरीदारी खाएं। उधर 4जीपीटी शेयर गोदरेज प्रॉपर्टीज, टीसीएस ने किया कमाल। साथ ही टीवीएस मोटर्स लाइफ हाई पर पहुंचा। ईएमएस शेयरों में आज जोरदार खरीदारी। 13% से ज़्यादा के उछाल के साथ केन्स बना एफएनओ का टॉप गेनर। साथ ही डिक्सन, पीजीएल और सिरमा में भी रैली। कोलगेट ने पहली तिमाही में पेश किए अच्छे नतीजे। 4 से 5% के अनुमान के मुकाबले करीब 8 से 9% रही वॉल्यूम ग्रोथ। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। 7% बढ़ा कंपनी का मुनाफा। वहीं 9% बढ़ा अदानी पोर्ट्स का प्रॉफिट। मार्जिन्स भी दिखा हल्का सुधार। नतीजों के लिहाज से कल अहम दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां बजाज फाइनेंस, एम&एम और टाटा स्टील पेश करेंगे अपने नंबर्स। 23% बढ़ सकता है बजाज फाइनेंस का मुनाफा। साथ ही hyundai, मैनकाइंड और स्विगी समेत वायदा की 8 कंपनियों के नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। चलिए मार्केट पर आए, इससे पहले एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर रखिएगा। आज सुबह से एम&एम का शेयर थोड़ा कमज़ोर बना हुआ था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसी रीज़न है। और अब एक न्यूज़ आ रही है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एसएमएल महिंद्रा को, वो भी एक लिस्टेड एंटिटी है, स्लम सेल के ज़रिए अपना ट्रक और बस बिज़नेस जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। अब ये इंटरेस्टिंग है कि ये बिज़नेस ट्रांसफ़र हो रहा है। एसएमएल महिंद्रा के लिए मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है। करीब 12 साढ़े 12% की रैली आ रही है। लेकिन महिंद्रा के लिए शायद मार्केट ने इसको थोड़ा नेगेटिवली लिया है, और इस वजह से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी अगर आप देखें तो डे लो पर कारोबार करता हुआ इस समय करीब 0.25% नीचे। खैर, इस पर आएंगे हम, लेकिन पहले ब्रेड एंड बटर यानी कि हमारा आज का मार्केट। और मार्केट में आज चौतरफा खरीदारी और चौतरफा हरियाली। और आप देखें, अगर हम खुले और खुलने का जो पॉइंट था वही मार्केट का लो था, वहाँ से मार्केट लगातार तेज़ी में रहा। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत कुछ ऐड हुआ है। हम जो मोटा मोटी खुले उसके 60-70 पॉइंट बस ऊपर रहे, और चौतरफा हरियाली है आज। आज हुआ क्या है, निफ्टी चला, निफ्टी बैंक चला, आईटी चला, एफएमसीजी चला। तो सारे पिलर्स जो हैं मार्केट के, आज सब ने शानदार तेज़ी दिखाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी तेज़ी है। एडवांस डिक्लाइन देखिए, आप कल एडवांस डिक्लाइन ख़राब था, याद रखिएगा। आज एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है, 2:1 का एडवांसेस के फेवर में। और स्मॉल कैप तो बहुत ही शानदार मोमेंटम, और पूरे दिन वो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट रहा। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा आज का इन्फोसिस। इनफैक्ट इन्फोसिस ने आज लीड किया आईटी की इस हैट्रिक को, और कल एडीआर 5.5% ऊपर था। खैर, इन्फोसिस पर तो श्रीराम आप आई थिंक 3-4 दिन से पॉजिटिव व्यू रख ही रहे थे, जब से उन्होंने सीईओ चेंज किया था, उसके बाद से सीईओ चेंज की अनाउंसमेंट की थी उसके बाद से। और लगातार शानदार मोमेंटम यहाँ पर
आई थिंक आज जिसने थोड़ा गेम चेंज किया मार्केट के लिए वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक का इंट्राडे रखिएगा। 52 वीक लो के काफ़ी करीब था ये स्टॉक, लेकिन आज यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आया, करीब करीब 0.25% की रैली यहाँ पर आई। HUL ऐसा लग रहा है कल शायद थोड़ा सा प्री पोजिशनिंग के कारण स्टॉक गिरा, नंबर शायद इतने खराब नहीं थे, थोड़ा ओवर रिएक्शन था कल। आज 4.5% की अच्छी रैली हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको देखने को मिली कल की गिरावट के बाद। EMS स्टॉक्स में शानदार तेज़ी आई। केन्स F&O का टॉप गेनर बना, इनफैक्ट इस समय करीब करीब 13% ऊपर केन्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कच्चा तेल अगर आप इस महीने का फ्यूचर देख रहे हैं तो $87 के पास, अगर आप अक्टूबर का फ्यूचर देख रहे हैं तो $84 के पास करीब करीब। और रुपए में शानदार रिकवरी कंटिन्यू कर रही है। वो जो 96 का रिस्क था अब उससे बहुत नीचे 95-60 तक। मीनवाइल एशियन पेंट्स के नंबर्स आ रहे हैं। पहला नंबर तो बड़ा शानदार है, 1539 करोड़ का, 1286 करोड़ का अनुमान था। हालांकि स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन देखते हैं अभी कुछ देर में बाकी नंबर जब आएंगे तो बड़ा सवाल ये है कि क्या 24,300 से 350 का ये जो जोन है इसमें आप मुनाफा बांधें या बने रहें। आई थिंक ये आगे जाकर एक बड़ा सवाल बनने वाला है। राइट, अगस्त सीरीज की शुरुआत और काफ़ी दमदार हुई है। मार्केट डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। बैंक निफ्टी जो स्पेशली जिससे साथ नहीं मिल रहा था उसने भी आज परफॉर्म किया है। IT पैक्स तो पिछले कुछ सत्रों से चल ही रहे हैं। FMCG पैक से बड़ा कंट्रीब्यूशन, तो खरीदारी अच्छी हुई है। बस थोड़ा ऑटो पैक बैकफुट पर है। महिंद्रा थोड़ा टूटा है उस खबर के बाद, और डिटेल में समझेंगे आगे कि महिंद्रा में क्या खबरें हैं और क्या असर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मोटा मोटी अभी बाजार काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है सर, पिछले फ्राइडे पिछले फ्राइडे आपने कहा था जब हम बाजार पे 23,700 के करीब थे, तो आपने कहा था कि अगले हफ्ते हम वापस 24,300 के पास आ सकते हैं और 24,266 के आसपास हम कामकाज करें ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल पर। ये कॉन्फिडेंस उस वक्त कैसे आया था जब मार्केट में काफ़ी सेलिंग दिख रही थी और स्टॉक स्पेसिफिक भी माहौल कुछ खास नहीं था, ब्रेथ भी याद होगा आपको काफ़ी ख़राब था, उस वक्त ये कॉन्फिडेंस कैसे आया था? नहीं देखिए श्रेया, जो उस दिन की बात हुई थी ना, शुक्रवार को जो हमने व्यू लिया था 23,650 से करीब करीब 23,700 पर थे तब ये हमने एक व्यू लिया था कि मार्केट में अब यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम शुरू होगा, और एक कॉन्फिडेंस ये था कि हम 24,300 पर वापस आएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी आ जाएंगे। फ्राइडे को हम 23,650 पर थे, आपको याद होगा। डे लो तो 23,606 का था उस दिन का। 23,606 से हम 23,650 23,700 से लॉन्ग हुए थे, मतलब अपने व्यूअर्स के लिए जो हमने लॉन्ग पॉजिटिव लिया था। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा इतनी जल्दी उतने तेज़ आएंगे ये नहीं सोचा था। लेकिन एक व्यू हमारा ये था कि आप मंथ एंड की कॉल्स ले लें और बैठ जाएं उनमें, क्योंकि अगस्त मंथ एंड की, क्योंकि ये मूव मुझे लग रहा था कि आज पेंडिंग है। बाजार ने उन्हें रिवॉर्ड किया जिन्होंने उस थ्योरी को बिलीव किया, और अब उनको बाजार अच्छे से रिवॉर्ड कर रहा है। बाजार एक रेंज में है। अगर आप इसी बाजार का एक महीने का चार्ट देख लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसका मतलब हम मोटा मोटी तो एक रेंज में ही है। बस एक ये चीज़ है कि एक रेंज में मार्केट जो है दोनों छोरों को छूकर एक आपको वापस दूसरी तरफ की एक ट्रेड देता है। तो ये देखिए, ये एक महीने का चार्ट है निफ्टी का। इसमें आपको कोई, रखिएगा वापस एक महीने का, इसमें आपको कोई एक ट्रेंड दिख रहा है? कोई एक ट्रेंड नहीं है। एक चार्ट के अंदर ही 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड देख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो उस दिन उन्होंने व्यू लिया था ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो सिर्फ एक इस चार्ट का एक ट्रस्ट था कि जैसे अपर एंड रिजेक्ट हुआ था, लोअर एंड भी रिजेक्ट होगा। अगेन 2 हफ्ते पहले 24,300 पर शॉर्ट भी मिला था, आपको याद होगा, जब वो मार्केट वो बैंक निफ्टी के बड़े नंबर से पहले जस्ट टूटा था। तो इसीलिए अब 24,300 से 350 का जो जोन है ना, ये मार्केट के लिए अब एक मेक और ब्रेक जोन है। अगर तो आप रिजेक्ट होते हैं वापस, तो फिर वापस नीचे आने का रिस्क होगा। लेकिन अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो मुझे लग रहा है इस बार आप 25,000 से पहले नहीं रुकने वाले हैं। और हमारे दर्शक तो देखिए पिछले हफ्ते से लॉन्ग्स में हैं, और अब हमारा व्यू ये होगा कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहें। अब जैसे आज कल हुए परफेक्ट स्टॉप लॉस बन गया 24,136 का। अब तक वो 23,850 23,900 पर था, अब 24,136 का बन जाएगा। निफ्टी पर जहाँ तक लेवल्स की बात है, रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 24,300 से 24,350 पर, और सपोर्ट मिलेगा आपको 24,100 से 24,150 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगा 57,400 से 57,600 पर, और सपोर्ट रहेगा 56,800 से 57,000 के करीब करीब। एक वर्ड एशियन पेंट्स के नंबर्स के लिए कहना चाहता हूँ, वॉल्यूम ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके बावजूद मार्जिन का नंबर स्पेक्टेकुलर है। तो आई थिंक जो मार्केट को लग रहा है ना कि इस बार इन्होंने
प्राइसिंग पे फोकस किया है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा अगर ये सही है तो। देखिए एबिटा मार्जिन 20.6%, एस्टिमेट 18.4% का था। क्यों मार्केट वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर को थोड़ा इग्नोर कर रहा है? क्योंकि अगर प्राइसिंग वापस आई है कंपनी के लिए तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। एशियन पेंट्स की सबसे बड़ी डीरेटिंग का फैक्टर प्राइसिंग थी, क्योंकि उनको प्राइसिंग कम करनी पड़ी थी। इस बार प्राइस हाइक, और उस प्राइस हाइक के बावजूद अगर इस तरीके के नंबर्स आए हैं तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। ये रीज़न है कि मार्केट इस तरीके से अभी के लिए एशियन पेंट को रिवॉर्ड कर रहा है और 3% के करीब स्टॉक ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वीरू के पास चलते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। वीरू बताइए कहाँ अच्छे एक्शन देखने को मिले आज? बिल्कुल अनुज जी, देखिए अनुज, आज एक बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज था। आज मेटल्स ने भी बड़ा खूबसूरती से कंट्रीब्यूट करना शुरू करा। इसमें मैं सेल को रखूंगा सबसे ऊपर 171.36, स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की रिजेक्टरी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिट्रेस होकर ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल आई मीन बेहद शानदार। निफ्टी मेटल ने आज 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से रिवर्सल दिया। एक बड़े इवेंट से पहले मेटल्स का रिटर्न मायने रखता है। सुबह भी अगर आप देखें फर्स्ट टेक में बहुत इंप्रेस कर रहा था, बट आज लोडिंग अगर आप देखें मेटल्स में अच्छी हुई है। पहला स्टॉक ये। दूसरा मैं रखूंगा ऑरबिंदो फार्मा। इसका एडिशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेल में शॉर्ट कवरिंग 30 लाख शेयर घटे, यहाँ पे याद रखिएगा। कंप्लीटली अगर आप देखें एक बड़े लेवल से इसमें रिवर्सल आया। ऑरबिंदो फार्मा 10,500 शेयर घटे, यहाँ पे 1598 डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अब 1600 के कॉल राइटर्स के जोन को, उसको भी अगर आप देखें तो ये इस वक्त क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ रोलिंग में यानी फ्यूचर्स में, तो एक स्ट्रॉन्ग, ये भी अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और एक रखना चाहूँगा मैं यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। लोअर ट्रेजेक्टरी से इसने भी एक कर्व लिया 4.25% ऊपर। कल परसों में अगर आप देखिए इसने मशक्कत की थी 200 को क्रॉस करने की, उसके ऊपर सस्टेन करने की, और आज इसमें भी अच्छी लोडिंग है। 2.25 लाख शेयर का लोड यहाँ पे हुआ। पीजी इट्स ए क्लासिकल रिवर्सल ट्रेड। यहाँ पे अब तक स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब लौट रही है, और अब ये ऑलमोस्ट अपनी अगस्त 25 से लेकर अब तक की पूरी जो जोन है उसको बाइसेट करने की कोशिश कर रहा है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और ये 2.5 लाख शेयर का बिल्डअप यहाँ पे हुआ। अनुज, आज निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट करता हुआ, जैसे कहते हैं ना, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स है ना। आईटी भी, बैंक्स भी, एक रिलायंस की कमी रह गई थी बस। अनुज, इस वक्त अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में पिक करना हो, सिंस अभी भी हम 58,500 की ट्रैजेक्टरी से थोड़ा सा नीचे हैं निफ्टी बैंक में, इंडिविजुअली कहाँ फोकस करें? प्राइवेट बैंक्स पे या पीएसयू बैंक्स पे? स्टॉक सिलेक्शन बैंक्स में कैसा होना चाहिए आपका? देखिए वीरू, आज ना सब कुछ ऊपर है, इसके लिए आप मतलब ऑब्वियसली आई एम श्योर हम खुश हो रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी हम फंसने की जगह पर हैं। और ये 57,400-500 का जोन है, ये बहुत बड़ी रुकावट का जोन है। HDFC बैंक में आज एक रिलीफ रैली हुई है क्योंकि वो इतना पिट चुका था, इस वजह से। PSU बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे आज भी इंटरडे में हाईज पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है वो। और मेरा मानना ये है कि अभी भी बैंक निफ्टी ने आपको ऐसा ट्रिगर नहीं दिया कि जिससे बहुत बड़ी रैली हो जाए। बैंक निफ्टी में बड़ी रैली के लिए कच्चे तेल को 80 के नीचे आना पड़ेगा। जब तक ये इस जोन में है तब तक बड़ी रैली का टिकना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर मार्केट को ये सेंस बन रही है कि बस अब अगले हफ्ते से कच्चा तेल भी कोलैप्स करेगा और आगे नंबर्स भी और कमेंट्री भी अच्छी आएगी बैंकों की, तो शायद फिर बैंक निफ्टी भी चल जाए उस हिसाब से। लेकिन अगर आपको प्राइवेट बैंकों में रहना ही है तो मेरा मानना ये है कि वहाँ रहें जहाँ नंबर्स के साथ कमेंट्री अच्छी थी, जैसे ICICI बैंक और फेडरल बैंक। बाकी जो ट्रेड्स हैं वो होप ट्रेड्स हैं, उनमें रहने के बजाय बेहतर वो होगा जहाँ पर ऑलरेडी आपके पास एक कन्विक्शन है, जो बैंक्स ऑलरेडी अच्छे नंबर और अच्छी कमेंट्री डिलीवर कर चुके हैं, उनके साथ रहने का आई थिंक वो बेटर रहेगा। पर चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं। बैंक्स पर वीरेंद्र जी ने सवाल तो पूछ लिया सर, मुझे भी इसी पे पूछना था, लेकिन अब थोड़ा रेपिटेटिव साउंड होगा, लेकिन IT पैक पर अब क्या राय बन रही है? इनफैक्ट देखिए कोफोर्ज की हमने कल सर चर्चा की थी, कल भी अप था। ITM ने लगातार पिछले कितने हफ्तों से हमने इसको ChatGPT स्पॉटलाइट में बिग स्टॉक्स में जिक्र किया है। इन्फोसिस सर आज 5% ऊपर है, और जिस तरीके से अब पूरे IT पैक में एक कन्विक्शन बन रहा है, क्या ये फिर से ये रैली ट्रैप करने वाली तो नहीं है? नहीं, देखिए आप कन्विक्शन बन रहा है सर अब? देखिए ट्रैप, यू नेवर नो, ट्रैप अगर आगे जाके होंगे तो। हमने आज सुबह भी क्या एक व्यू लिया था कि एक बार के लिए तो 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ आप जा रहे हैं निफ्टी IT पर, और इस बार आपने उस चैनल को ब्रेक किया था जहां पर आकर हर बार आप फंस रहे थे। वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो थी वो फंस रहे थे, और 200 डे मूविंग एवरेज 32,850 पर है। तो एक बार के लिए तो इसके ऊपर आने का आपका पॉइंट बनता है। शायद देखिए सही कह रही हैं आप, अब बार बार हम एक ही चीज़ कहेंगे ना तो वो रेपिटेटिव लगेगा और थोड़ा लोगों को शायद बोरिंग भी लगे इसके लिए। लेकिन फैक्ट ये है कि इस बार IT कंपनियों ने कुछ अलग किया। चाहे आप अब KPIT, अच्छा अब आप KPIT देखें, KPIT के नंबर खराब है, लेकिन क्यों स्टॉक नहीं गिरा आज? क्योंकि नंबर खराब, ये पहले ही बता चुके थे कि नंबर खराब है, और
उस वजह से पहले ही स्टॉक गिर चुका था। अब तो उन्होंने बोल दिया कि सेकंड हाफ अच्छा होगा, बल्कि तो ये कारण है। और एआई की ट्रेड पूरी रिवर्स हो चुकी है ग्लोबली। सबसे ज़्यादा इसी का प्रेशर था ना, कॉस्पी। इसीलिए सुबह जब आप उठे ना, सिंपल एल्गो ट्रेड है। कॉस्पी 5-6% नीचे आईटी खरीद लीजिए, कॉस्पी 5-6% ऊपर है आईटी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सिंपल एल्गो ट्रेड है अगले कुछ दिनों के लिए। कॉस्पी और ताइवान और ये सेमीकंडक्टर चिप्स ओवरनाइट देखें, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ने क्या किया, इंडियन एडीआर और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स ने क्या किया। सिंपल, पिछले 2 दिन से हम यही तो अप्रोच ले रहे हैं, और क्या अप्रोच ले रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा थी। परसों जब चैट जीपीटी पर लिया था तब पहला इंडिकेशन था। परसों, कल और आज के हैट्रिक मिला के देख लीजिए, आईटी इंडेक्स 2500 पॉइंट के करीब भागा है। ठीक है, परसों आपने किसी भी पॉइंट पे लिया, वहाँ से बड़ा पैसा बना है। तो ये अगर आप एक ट्रेंड के स्टार्ट में जुड़ जाए ना, तब बड़ा पैसा बनता है। उस तरीके से ये हुआ यहाँ पर। चलिए, अब आपने बात कही है तो मैं रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स लेकर आइए। सबसे ऊपर केन्स टेक। हालांकि अब तक कोई मुझे एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं मिला है इसका, लेकिन क्लियरली एक शानदार मूव यहाँ पर आ रहा है। और एफएनओ के टॉप गेनर है एफएनओ का। नंबर 2 पर है स्विगी। देखिए, नतीजों से पहले तेज़ी प्लस जेप्टो के आईपीओ पर फिर संकट आ रहे हैं। जो खबर हमें मिल रही है कि उन्हें कोई बड़ा इन्वेस्टर शायद मिल नहीं रहा है, इस वजह से यहाँ पर 8% की रैली स्विगी में। डीवीज लैब्स लगातार सीएनबीसी आवाज़ के स्पॉटलाइट और चैट जीपीटी का हिस्सा रहा है। कल भी चैट जीपीटी का पहला शेयर था। हमने लगातार बात की थी कि बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी नए शिखर पर स्टॉक। इन्फोसिस आईटी शेयरों में तूफानी तेज़ी है, और नए सीईओ के अनाउंसमेंट के बाद से स्टॉक पर हमने पॉजिटिव व्यू लिया था। केपीआईटी इंटरडे में नतीजों के बाद 10% तक उछला, जो उन्होंने बात कही कि सेकंड हाफ बेटर होगा। फिसड्डी स्टॉक्स पर आते हैं। फिसड्डी स्टॉक में सबसे ऊपर है फिनिक्स मिल्स। थोड़े से मिले जुले नतीजे थे, इसके बाद ये थोड़ा सा आज स्टॉक थोड़ा फिसला। इसके बाद पाइन लैब्स भी कल के नंबर्स के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पर। और कार्ड ट्रेड एक और स्टॉक है जहाँ पर आज रिजल्ट के बाद थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए शेयर ट्रेंडिंग स्टॉक्स और उसके बाद कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। मार्केट में तेजी है, शानदार रैली यहाँ पर। तो शुरुआत करेंगे बढ़ने वाले शेयर्स के साथ, और जो काउंटर्स अभी डिस्कस करे थे वही सारे काउंटर्स आपको दिखेंगे निफ्टी गेनर्स में। एक तो जियो फाइनेंशियल चढ़ गया 5%, पूरा आईटी पैक फोकस में है। तो इन्फोसिस देखिए 5% की तेजी। और HUL कल पिटा था नतीजों के बाद, लेकिन आज 4.5% ऊपर है। ब्रोकरेजेस के थम्स अप के बाद अपग्रेड आई है, आगे समझेंगे भी शो में। LNT नतीजों के बाद चढ़ता हुआ नजर आया 3%, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। वायदा में देखें तो केन्स टेक का भी जिसका जिक्र किया आपने, कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर 3%, और स्विगी, दिविज लैब, पतंजलि फूड्स में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आई। स्विगी, जेप्टो के आईपीओ का संकट, तो स्विगी को एक फायदा होता हुआ नजर आ रहा। 8% ये स्टॉक ऊपर। बैकफुट पर है दानी पोर्ट्स, 3.5% लुढ़का। महिंद्रा एंड महिंद्रा उस खबर के बाद यहाँ पे डेंट पड़ा 2%। आयशर मोटर्स नतीजों के बीच थोड़ा टूटता हुआ, और पावर ग्रिड भी लगभग 1% डाउन है आज के सेशन में। वायदा में अगर आप देखिए फिनिक्स मिल्स ये टूट गया नतीजों के बाद 6% लगभग। सुजलॉन एनर्जी अगेन रिजल्ट इम्पैक्ट 2% नीचे। संवर्धना मदरसन और केफिन में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 1.5-2% यहाँ पर भी गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं और बताऊंगी कि शो में होगा क्या। तो हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, विकास आलुंखे, अरुण कुमार मंत्री जी और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर आशीष से जानेंगे कि आज KPIT सरपट क्यों भाग गया। 2:20 पर नुपुर बताएंगी कि कोलगेट में नतीजों में क्या आया है। 2:25 पर मैं बताऊंगी कि आपको HUL और VBL पर ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है। 2:30 बजे नुपुर से समझेंगे आज LNT क्यों बना है हीरो ऑफ द डे। 2:35 पर आशीष से जानेंगे आस्था स्पिनटेक्स कैसे डुबाया निवेशकों का पैसा। 2:45 पर अर्निंग्स प्रीव्यू में नुपुर बताएंगी बजाज फाइनेंस के नतीजे कैसे रह सकते हैं। दीपाली लेकर आएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड hyundai के नतीजों का अनुमान। वहीं आशीष से समझेंगे टाटा स्टील के नतीजों का अनुमान, और स्विगी का अर्निंग्स प्रीव्यू भी बताएंगे आपको कंचन। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जी। 3:10 पे अनुज से स्ट्रैटेजी लेंगे कल के लिए। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक, और 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। चलिए, पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करते हैं गाबा सर के साथ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है, चुना है मैंने इस पे, वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब मूव मिला है आज, अब ऐसी जगह पे है, अब पॉज मोड पर है। अब ब्रेकआउट की जरूरत है, लगता है ब्रेकआउट मिल भी जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। ट्रेड कर रहा है
1954 पर भारतीय एयर के स्टॉप लगेंगे 1940 का, करीब 14 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होना चाहिए 1980 टू 2000 जोन्स, ये वहां तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हो सकता है आजकल में हो सकता है, तो भारतीय एयरटेल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। भारतीय एयरटेल लॉन्ग साइड पे 1954 पे आपका लॉन्ग कॉल। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। देखिए मेरा ट्रेड होगा यहाँ पे औरो फार्मा पे। काफी कंसोलिडेशन किया था ये स्टॉक पिछले 1-2 हफ्ते में और एक फ्लैट पैटर्न बना के आज के दिन ये ब्रेकआउट अच्छा आ रहा है, तो औरो फार्मा पे नजर बनाए रखे। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर है वो 1680 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 1545 का देखना होगा। और बिंदु फार्मा, मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए एलआईसी हाउसिंग में खरीदारी करने की राय रहेगी। एलआईसी हाउसिंग में अगर आप देखें तो इंटरडे चार्ट पे एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 549 के रहेंगे, टारगेट 565 565 रुपए के रहेंगे। चाहे तो 550 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 14 रुपए 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 25 रुपीज 25 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी अनुज सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। ट्रेंट लिमिटेड में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप चार्ट देखते हैं तो 3000 के जो मेजर कॉल लेटर है उसी के आसपास स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 2995 के आसपास खरीदे, 2958 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3085 तक के टारगेट ट्रेंट लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड 2900 अगर आप देखें 96 पे आपका लॉन्ग कॉल डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 2925 पे शानदार मूव यहाँ पे है। एक और ट्रेड पकड़ते हैं विकास से। विकास, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी मैंने जो लास्ट वीक में एसआरएफ ने हमने देखा है कि एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे वो लास्ट 3 दिन से यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिला। तो एसआरएफ यहाँ पे बाय करना है, 2590 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, 2770 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते। एसआरएफ विकास जी को पसंद आ रहा है यहाँ पर खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स ने गाभासर का ट्रेड बाकी है, नहीं गाभासर का हो गया भारतीय एयरटेल। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और अब गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा सर। ठीक है, थोड़ी देर में फिर से गौरांग जी से रिकनेक्ट करेंगे और उनका इन्वेस्टमेंट आइडिया लेंगे। तब तक रिकैप कर देती हूँ, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाई साइड की ट्रेड आई है। गाभासर ने भारतीय एयरटेल चुना है, 1980 2000 तक के टारगेट देख रहे हो, 1940 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और बिंदु फार्मा आशीष कयाल जी ने सुझाया जहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, 1680 के टारगेट है, 1545 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फिर एलआईसी हाउसिंग मानस जी को अच्छा नजर आ रहा है, 565 की टारगेट है, 549 का स्टॉप लॉस। ट्रेंट अरुण जी ने बताया है, अरुण जी की तरफ से ट्रेंट खरीदारी की राय, 3085 की टारगेट है, 2958 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में विकास जी ने एसआरएफ चुना है, 2770 की टारगेट है, 2595 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार गौरांग जी कनेक्ट हुए हैं क्या हमारे साथ? एक काम करते हैं श्रेया, उनके पास चलेंगे वापस, लेकिन पहले एक बड़ी खबर लक्ष्मण जी की तरफ से आ रही है। एक्चुअली बहुत बड़ी खबर है ये। एयरपोर्ट बिजनेस से जुड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की तैयारी हो रही है। सीएनबीसी आवाज़ को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है, एक्चुअली काम करते हैं लक्ष्मण जी को ही एक्सप्लेन करने देते हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो वो लेकर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रिफॉर्म्स की तैयारी हो रही है एयरपोर्ट बिजनेस के लिए? देखिए दरअसल एयरपोर्ट बिजनेस को ज़्यादा वायबल बनाने के लिए, वहाँ पे निवेश ज़्यादा लाने के लिए बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। ये रिफॉर्म खासतौर से नियमों में ढील देने को लेकर के है। नीति आयोग के मेंबर राजीव गौबा के अगुवाई में जो हाई लेवल कमेटी बनी है, उस कमेटी ने सिफारिश की है। उन सिफारिशों को जब मैंने पढ़ा तो 6 बड़ी सिफारिश है। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश ये है कि अभी क्या होता है कि जितने भी एयरपोर्ट पे चार्जेस होते हैं, चाहे पार्किंग चार्जेस हों, लैंडिंग चार्जेस हों, यूजर डेवलपमेंट चार्जेस हों, यहाँ तक कि जो दुकानें आप एयरपोर्ट पर देखते हैं उनसे जो आमदनी होती है उसको कितना ऑफसेट किया जाएगा, वो सारा कुछ कौन तय करता है? एयरपोर्ट ऑपरेटर तय नहीं करता। ये सारा कुछ जो तय करता है वो तय करता है AERA, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब यहाँ पे सिफारिश ये की गई है, ये अथॉरिटी हर आइटम वाइज फी तय ना करे। ये क्या करे कि एक 3 अलग अलग कैटेगरी की सिफारिश की गई है, 3 अलग अलग कैटेगरी में वो चार्जेस तय कर दे और फिर एयरपोर्ट डेवलपर जो है वो तय करे कि आखिर किस हेड के तहत कितना हमको फी लेना है। 3 जो अलग अलग बात कही गई उसमें ये कहा गया
है कि आपको एक जो सिफारिश देना होगा, एक कैटेगरी होगी जिसमें लैंडिंग फी, पार्किंग चार्जेस वगैरह रहेंगे, एक में यूज़र डेवलपमेंट चार्जेस रखिए और एक में दूसरे रूट इंसेंटिव जैसे चार्जेस रखिए, और बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए एयरपोर्ट डेवलपर पे, वो तय करेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने हिसाब से इंसेंटिव दे सकेगा, वॉल्यूम इंसेंटिव दे सकेगा, जहाँ पे ज़्यादा आमदनी होगी वहाँ पे फेयर ज़्यादा रखेगा, वहाँ पे कम रखेगा। तो इस तरह की सिफारिश की गई है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात, जो एयरपोर्ट के अंदर जो दुकानें आप देखते हैं, हर दुकान के लिए अलग अलग मंजूरी लेनी पड़ती है। वहाँ क्या है कि एक फ्लोर के लिए मंजूरी ले ली गई है, तो हर दुकान के लिए मंजूरी लेने की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि लागत कम होगी, कारोबार करना आसान होगा। तो ये भी एयरपोर्ट के लिए एक तरीके से निवेश बढ़ाने की तरफ एक बड़ी सिफारिश की गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात की गई है वो ये कि एयरपोर्ट के आसपास जो प्रोजेक्ट बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसकी हाइट कितनी होगी, इसकी मंजूरी लेने में 12 से 15 महीने लग जाते हैं। कहा गया है कि ऑटोमेटेड मंजूरी की व्यवस्था शुरू की जाए। और एक और बात कि एक एयरलाइंस के पास अगर कोई ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस है तो वो दूसरी एयरलाइंस उस सर्विस को इस्तेमाल कर सके, इसकी छूट दी जाए। तो इस तरह की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें यहाँ पे की गई है और समयबद्ध तरीके से इन सिफारिशों को लागू करने की भी बात यहाँ पर की गई है। ओके लक्ष्मण जी, ये मैसिव, बाय द वे जीएमआर का स्टॉक रखिएगा एक बार। प्योर ऑपरेटर प्ले आज की डेट में अगर इंडिया में एक लिस्टेड है तो जीएमआर एयरपोर्ट ही है। अदानी एंटरप्राइजेस में एयरपोर्ट बिजनेस है लेकिन अभी वो अनलिस्टेड है, लेकिन जीएमआर एयरपोर्ट के लिए ये एक बड़ी खबर। तो ये इस पर फाइनल आप कब तक मानते हैं कि पॉलिसी चेंजेस आ जाएंगे इस पर लक्ष्मण जी? देखिए, दरअसल ये जो हाई लेवल कमेटी की सिफारिशें होती है, बिल्कुल इसको सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर किया जा रहा है। हर हफ्ते कह सकते हैं, हर 15 दिन पे यहाँ पे बैठक होती है। ये जो सिफारिशें की गई हैं तुरंत संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाता है और संबंधित मंत्रालय इसको किस तरह से अमल में लाते हैं इसको मॉनिटर किया जाता है। तो हर सिफारिश की अपनी अपनी जो समय सीमा तय की गई। मिसाल के तौर पर इसमें एक जो सिफारिश जो हमने कहा कि अलग अलग चार्जेस आइटम वाइज मत रखिए, आप एक 3 सब हेड के तहत चार्जेस करिए। इसके लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 में बदलाव करने की सिफारिश की गई है और इस बदलाव करके इन सिफारिशों को लागू कर दीजिए। इसकी समय सीमा 30 सितंबर तक तय की गई। 30 सितंबर 2027 तक चूंकि एक्ट है, इससे पहले बदलाव करना होगा। बाकी जो कानून है उसके लिए जो आपको गाइडलाइन जारी करनी होगी, वो गाइडलाइन जारी करने की भी समय सीमा तय की गई है। और सिर्फ समय सीमा तय नहीं की जाती है, हाई लेवल कमेटी की इतना पावर दिया गया है कि आप संबंधित मंत्रालय, संबंधित अथॉरिटीज जाके पूछिए ये समय सीमा पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं अड़चन आती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय की अगुवाई में बैठक होती है और उन अड़चन को दूर किया जाता है। अब तक ऐसे आधे से ज़्यादा सिफारिशें इस कमेटी की लागू भी की जा चुकी है। तो ध्यान देने वाली बात है, सिफारिश सिर्फ सिफारिश नहीं रहती है, जमीन पर तय समय के भीतर लागू भी हो जाती है। ओके, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक की और जानकारी जब मिले तो देते रहिएगा इस पर। मीनवाइल एक बार स्टॉक पे रिएक्शन बड़ा आ रहा है जीएमआर एयरपोर्ट पे, अब डे हाई पर है। पहले एक बार इस पर एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। जीएमआर एयरपोर्ट कोई व्यू है क्या आपका स्टॉक पर? धन्यवाद धनुष भाई मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, इसमें हमारी कंपनी जोजी तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, लेकिन ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स होते तो संभव है उनका निवेश हो। तो ये जो बदलाव है ना, मेरे ख्याल से जो लक्ष्मण जी अभी बात कर रहे थे अनुज भाई, इसको काफी समय लाने पहले की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप एक बार अनुमति दे देते हैं तो फिर बार बार अलग अलग स्टोर्स के लिए अनुमति आपको क्यों चाहिए? अनिवार्य कदम है। जीएमआर एयरपोर्ट्स पर बुनियादी दर के आधार पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है ये जल्द से जल्द लागू हो जाए। जीएमआर एयरपोर्ट्स पर ये राय हो गई। गौरांग जी, इन्वेस्टमेंट पर्पस से कौन सा स्टॉक आज बताएंगे आप? धन्यवाद श्रेया जी, आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक कंपनी दो पहिया वाहन से, मेरे ख्याल से अभी वीरेंद्र जी ने भी इसका जिक्र किया, वो है टीवीएस मोटर्स। अपने जीवन का नया शिखर आप मजबूती देखिए श्रेया जी शेयर में, नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर, महीने दर महीने जो बिक्री हो रही है उसके आधार पर, आने वाले भविष्य में जो आविष्कार होगा उसके कारण जो नए दो पहिया वाहन या 3 पहिया वाहन लॉन्च करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ा अवसर ऑटो जगत के लिए, ऑटो क्षेत्र के लिए। इसी तर्क और विचारधारा के आधार पर भले इसने आज अपना नया सर्वोच्चम शिखर छुआ हो, लेकिन हमें लग रहा है कि इस प्रकार के बाजार में अगर ऐसा प्रदर्शन है तो बाजार में जब परिवर्तन आएगा बेहतर के लिए तो ये किस प्रकार का योगदान देगा। निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो कर सकते हैं, और अगर है और जोड़ना चाहते तो वो भी कर सकते हैं।
ओके तो यहाँ पे आपका टीवीएस मोटर पे कंस्ट्रक्टिव व्यूज वेल सपोर्टेड बाय अर्निंग्स, टू व्हीलर स्पेस में अब तक लीड करता हुआ एट ऑल टाइम हाई। गौरंग जी का इस वक्त का कॉल। निफ्टी अब करीब 24,270 के पैच को हिट कर रहा है, वी आर एट डे हाई। एक दो स्टॉक्स और रखते हैं। अच्छा, आशीष कयाल जी, जो मैं शुरू में जिक्र कर रहा था सेल का, मेटल्स का जिक्र कर रहा था, आज एक मेटल सरप्राइज पैकेज रहा ना। फर्स्ट टिक से ही अगर आप देखें इसने एक बड़ा मूव दिया और आज ही स्कैंडल ने ऑलमोस्ट पूरी जुलाई को कवर कर लिया, पूरी जुलाई को। और अब ये क्योंकि लास्ट एवरेज टच कर रहा है, I mean 50 डे में 12,671 पे, क्या व्यू कह रहा है आपका? I mean यहाँ से अगर मेटल्स को कुछ पिक कर रहे हैं तो आपको नो डाउट अबाउट दैट कि एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो देगा। क्या पिक करना चाहिए मेटल्स में? देखिए, बहुत ही सही कहा आपने वीरू, क्योंकि ओवरऑल जो मेटल स्पेस है वो अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल साइक्लिकलिटी देखें, यहाँ पर मेटल एक ऐसा इंडस्ट्रियल मेटल एक ऐसा स्पेस है जिसमें मेरे नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। दबाव बुलियंस में बना हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल में अगर आप कॉपर की बात करें, एलएमई कॉपर नियरली अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। एल्यूमिनियम में थोड़ा सेलिंग आया था, लेकिन वापस से एल्यूमिनियम रिवर्स हो सकता है। और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने के बावजूद भी मेटल्स में ओवरऑल कमोडिटी मेटल्स में सेलिंग नहीं देखी गई है। तो ऐसे में चलते हुए मेरे ख्याल से हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जो वेल प्लेस्ड है। यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बना है और आज के दिन में एक अच्छी छलांग भी लगा रहा है स्टॉक। तो हिंडाल्को पे बेनिफिट हो सकता है, एल्यूमिनियम प्राइसेस फिर से मजबूत हो सकते हैं और आने वाले 6 महीनों में मेरे ख्याल से काफी तेजी देखी जा सकती है। बिकॉज चाइना का जो मार्केट है शंघाई कंपोजिट, वो 10 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, जो हमने 10 भी नहीं 2008 के बाद, तो नियरली आप देखेंगे तो 17-18 साल के बाद उधर एक ब्रेकआउट आया बहुत बड़ा। तो अगर चाइना शंघाई अच्छा करने वाला है तो मेटल्स तो अच्छा करेगा। और ऐसे में चलते हुए स्टॉक्स जैसे सेल है, हिंडाल्को है, वो अच्छा कर सकते हैं। तो हिंडाल्को पे स्पेसिफिक अगर लेवल्स दिया जाए, ऊपर में टारगेट मेरे ख्याल से 1100 के आसपास देख सकते हैं, 1150 भी वो निकाल सकते हैं पोजिशनली पर्सपेक्टिव से। और नीचे जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 930 का है इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए आपसे। चलिए, ये हो गई बात हिंडाल्को पर। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरे आईटी सेक्टर में जोश है, लेकिन केपीआईटी टेक में आज शानदार तेज़ी है। आपको याद होगा केपीआईटी टेक ने नंबर से ठीक पहले थोड़ी सी वार्निंग दी थी, उसके बाद स्टॉक काफ़ी गिरा था। इनफैक्ट रखिएगा एक बार जरा, इसको हटा दीजिए, केपीआईटी का स्टॉक दिखा दीजिए मुझे, और केपीआईटी का मुझे 1 महीने का चार्ट दिखाइएगा आप। अगर 1 महीने में ना दिखाई दे वो प्राइस डेंट, तो हम 3 महीने का देखें। हाँ, 1 महीने में दिखाई देगा वो। और उस दिन वो स्टॉक 700 से गिरकर 550 आया था और वहाँ से स्टॉक में रिकवरी हुई और आज कंपनी के नंबर्स आए। नंबर्स ख़राब है, ध्यान रखिएगा, मगर फिर भी स्टॉक चल रहा है। क्यों? आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और नतीजे तो बहुत ही ख़राब हैं और किसी भी पैरामीटर पर देखें इसमें अच्छा ढूंढना मुश्किल नज़र आएगा, क्योंकि किसी भी पैरामीटर पर देखिए मुनाफा जो है ये 163 करोड़ से घटकर 117 करोड़ हो गया। आईटी कंपनी सीक्वेंशियली देखेंगे आप, आय की बात करें तो 1711 करोड़ से घटकर 1675 करोड़ है। 240 करोड़ का जो एबिटा था वो 189 करोड़ हो गया और मार्जिन जो 14% के थे वो घटकर 11% हो गए। यानी नतीजे बेहद खराब। लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो स्टॉक में तकरीबन 10% का बड़ा मूव नजर आया और इसके पीछे कारण ये कि मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री, राइटली जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग ही गया था जब इनकी तरफ से एक वार्निंग, एक सिग्नल यहाँ पर दिया गया था कि थोड़ा सा धीमापन है, स्लो डाउन है, तब इस स्टॉक की बहुत जमकर पिटाई हुई थी। वहाँ से स्टॉक धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। आज वैसे भी आईटी स्टॉक्स में हल्की सी सुधार है, पिछले 3-4 दिनों से खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन अब मैनेजमेंट ये कह रहा है कि फर्स्ट हाफ तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन सेकेंड हाफ से चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी और इसके बाद वाले क्वार्टर्स में हर क्वार्टर में हम देखेंगे कि मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको सीक्वेंशियल तौर पर नजर आएगा। यानी मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्जिन का जो प्रेशर है अब यहाँ पर बॉटम आउट हो रहा है। ये जो एआई आधारित प्रोडक्टिविटी से इनके मार्जिन्स हैं ये यहाँ पर सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ में इनके तरफ से जो अपडेट निकल कर आया है, सेगमेंटल रेवेन्यू बताइए, बाइफरकेट करके बताया कि कौन से सेगमेंट में कैसी ग्रोथ है, कौन सी ज्योग्राफी में किस प्रकार के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूरोप के कारोबार में आप देखें तो 1.2% की बढ़त यहाँ पर आपको सीक्वेंशियल तौर पर देखने को मिली है, जिसमें $87.8 मिलियन के आसपास की रेवेन्यू इन्होंने दर्ज किया है। तो यूरोप से ट्रैक्शन काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ में ये भी करें कि ट्रक और ऑफ हाईवे सेगमेंट है, यहाँ पर मोमेंटम बढ़िया है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में हर क्वार्टर में मार्जिन थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, सेकेंड हाफ बढ़िया होगा। ये कमेंट्री मार्केट को पसंद आ गई और इसी के चलते आप देखें तो 10% तक की तेजी फिलहाल थोड़ा सा ऑफ आइज है, लेकिन अभी भी 5.5% के गेन्स है।
शानदार तेजी केपीआईटी टेक में मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और केपीआईटी टेक देखिए 5.5-6% ऊपर आज के सेशन में। टेक्निकल चेक ले लेते हैं इस पे एक बार। विकास जी, केपीआईटी टेक देखिए और पूरे स्पेस में स्ट्रेंथ है, 5.5% ऊपर है। कोई ट्रेड बन रही है यहाँ पर? अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो क्या लेवल्स पे कर सकते हैं या थोड़ा वेट करें? जो प्रॉफिट में उनको क्या सलाह? देखो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं। 630 का एक इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे एक इंट्राडे बेस पे एक सपोर्ट देखने मिल सकता है। तो जिनको लेना है तो 630 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। 608 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि वहां से अगर वापस 608 ब्रेक होता है डाउन साइड में तो नीचे आ सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है 630 का वेट कीजिए और वहां पे बाय कीजिए 608 के स्टॉप लॉस से। 678 के आसपास के लक्ष्य ऊपर में रख के इसको लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल टेक्निकल पर्पस के लिए पॉजिटिव है। टेक्निकल पर्पस के लिए पॉजिटिव है केपीआईटी टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और चंदन जी जुड़े हमारे साथ पैनल में। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो गुरु पूर्णिमा की आपको और सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप में। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज काफी अच्छे लेवल से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ अडानी एंटरप्राइजेस की, जिसने एग्जैक्टली 50 डेमा के आसपास का सपोर्ट लिया है और 6 दिनों के करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद में की सपोर्ट से टर्न हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट बेस रिबाउंड होना चाहिए, खरीदारी की सलाह रहेगी। 2970 का सपोर्ट है, ऊपर में 3110 तक के टारगेट अडानी एंटरप्राइजेस में बनने चाहिए। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक एट डे हाई। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आप देखें, सिर्फ एंटरप्राइजेस नहीं पूरे ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। कैश कॉल्स पिक कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश का बसर, विकास जी और साथ ही साथ आशीष कयाल जी किक करके कैश कॉल्स देंगे। विकास, कैश में क्या पिक कर रहे हैं आप? और देखो कैश में जो कॉल मैंने सिलेक्ट किया हुआ कैपेसाइट है, 218 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिला। हालांकि स्टॉक लास्ट कुछ दिनों में एक रिट्रेसमेंट से नीचे आया हुआ था, ओवरसोल्ड जोन से अभी यहाँ से मुझे लगता है कि वापस एक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो 230 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में 212 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 212 के स्टॉप लॉस से कैपेसाइट को बाय कर। कैपेसाइट इंफ्रा खरीदारी की राय विकास जी की कैश में। आशीष जी, कैश में आपका काउंटर? देखिए मेरा काउंटर कैश में होगा भारतीय हेक्साकॉम पे। ये स्टॉक ने पिछले 2 से 3 दिन में डिप दिया था करीबन 1576 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वहीं से बाउंस बैक हुआ है। आज के दिन अच्छी छलांग लगा रहा है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करने पर है। तो ऊपर में जो टारगेट है वो 1720 का देखा जा सकता है, स्टॉप लॉस 1600 का लगाना होगा। ओके, गाबा सर आपकी ट्रेड कैश में? मेरा ध्यान है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा ट्रेड कर रहा है 2534 पर। सेटअप के हिसाब से एक अप मूव मिलना चाहिए। थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन इसमें मोमेंटम है। ग्लैंड फार्मा में ट्रेड कर रहा है 2534, स्टॉप लगाएंगे 2500 का, करीब 34 रुपीज का। टारगेट 1:2, 2600 पॉसिबल है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, एशियन पेंट्स और कोलगेट। दोनों के नंबर्स मार्केट को पसंद आए हैं। दोनों स्टॉक्स में तेज़ी है। डिटेल्स जानते हैं नूपुर से। नूपुर बताएं। बिल्कुल, एशियन पेंट के साथ शुरुआत करते हैं। नंबर्स अनुमान से बेटर आपको नजर आएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ भी 9% की इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। मुनाफे की बात करें तो ऑलमोस्ट 1540 करोड़ के आसपास इस बार आंकड़ा आते हुए दिखा है। 1280 करोड़ का अनुमान था। कंसोलिडेटेड लेवल पे आए देखें तो यहाँ पे 10,540 करोड़ के आसपास 18% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। 1280 करोड़ का 10,400 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन की बात करें तो 18% के आसपास के मार्जिन का अनुमान था, उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 20.6% के मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिले। ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट का अपटिक यहाँ पर आते हुए नजर आया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे 9% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ डेकोरेटिव बिजनेस में आती हुई नजर आई। 12% के आसपास का अनुमान था। कंपनी ने कहा कि उन्होंने काफ़ी कुछ प्राइस हाइक यहाँ पर लिया है। वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो वैल्यू ग्रोथ है, जो प्राइसिंग ग्रोथ है, वो 16.6% आपको नजर आएगी। इंडस्ट्रियल कोटिंग का कारोबार देखें तो वहाँ भी मिड टीन्स की ग्रोथ देखने को मिली है। वैल्यू ग्रोथ भी यहाँ पे जो है वो 16% के आसपास आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के कंपनी कॉस्ट
पर नज़र बनाए हुए और साथ ही साथ जो प्राइस हाइक है उस पर भी फोकस करती हुई नजर आएगी। पिछले साल के क्वार्टर्स में देखें तो पिछले साल इसी समय इस क्वार्टर में 3.9% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ थी, लेकिन क्वार्टर 4 में आउट परफॉर्मेंस वॉल्यूम ग्रोथ में आती हुई नजर आई थी। ऑलमोस्ट 13% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली थी और इस क्वार्टर में 9% की। थोड़ा डिप वॉल्यूम ग्रोथ में है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ प्राइस हाइक की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगी। कोलगेट की बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी आपको नजर आएगी। अनुमान से बेटर क्वार्टर आते हुए नजर आया, हालांकि जो एबिटा मार्जिन्स हैं वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस की वजह से थोड़ा डिप देखने को मिला है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पर बढ़कर आते हुए नजर आए। मुनाफा 321 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 340 करोड़ आपको दिखेगा। एबिटा मार्जिन्स देखें तो 30% के आसपास मार्जिन्स इस क्वार्टर में देखने को मिले। इंटरेस्टिंगली ग्रॉस मार्जिन्स में 110 बेसिस पॉइंट की बढ़त इस क्वार्टर में नजर आई है और वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर हाई सिंगल डिजिट देखने को मिली। अनुमान 4 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ का था और वॉल्यूम ट्रेंड यहाँ पर नजर डालें तो पिछले 5 क्वार्टर में आपको हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ कोलगेट में नजर आएगी। पिछले साल के 3 क्वार्टर में नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली थी। लास्ट क्वार्टर FY26 4% की पॉजिटिव ग्रोथ थी। यही अनुमान था कि इस क्वार्टर में भी 4% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसके अगेंस्ट इस बार कंपनी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। मैनेजमेंट का कहना है प्रीमियम कैटेगरी में अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई है। कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक कंपनी ने लिया है और आगे चल के जो कंपनी का पोर्टफोलियो वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। कंपनी का फोकस मार्जिन प्रोफाइल को सस्टेन रखने पर है, जिसके चलते कॉस्ट पर भी कंपनी फोकस नज़र बनाए रखेगी और साथ ही साथ जो प्राइस हाइक है उस पर भी फोकस रहेगा। तो दोनों कंपनीज की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई नजर आई और वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है। जी हाँ, तो ये 2 नंबर्स थे क्रिटिकल जो 12 से लेकर 2 बजे के बीच में आए, एशियन पेंट्स और कोलगेट। रुपये बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवेल अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ रही हैं। फ्रॉम प्रॉफिट आई थिंक इस बार कंपनी ने लॉस कोट किया है। 2999 पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस वक्त हल्का सा डिप आया है पोस्ट दिस नंबर्स। करीब 885 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले 1160 करोड़ का घाटा है और बाकी डिजिट्स जब आएंगी स्क्रीन पे मैं रखूंगा, बट एज ऑफ नाउ स्लाइटली अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रेशर ऊपर के जोन्स में। पर अब थोड़ी और फिगर्स को देखेंगे पहले एक बार। टॉप लाइन की फिगर आप देखें 21,900 करोड़ से बढ़ के 32,964 करोड़ के आसपास थी। तो टॉप लाइन की फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी क्या आइटम है बॉटम लाइन में, उसको कंपेयर करेंगे। बट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग था और थोड़ा सा अगर आप देखें टर्बुलेंस थी, बट 32,924 करोड़ रुपए का यहाँ पे टॉप लाइन का आंकड़ा ये बेहद शानदार है। अच्छा, 2644 करोड़ रुपए का एक मुश्त घाटा है ना, वो यहाँ पे उन्होंने बुक किया है। लेट्स सी ये आइटम क्या था उसको देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑन द ग्राउंड ऑफ टॉप लाइन आई थिंक स्टॉक अच्छी सी रेट कर रहा है। पर चंदन, मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहूँगा। इस नई सीरीज में आने के बाद आज 2 सरप्राइज पैकेज थे। एक मेटल्स जिस पर मैंने बात की आशीष ख्याल से, एंड अर्निंग्स के बाद मोमेंटम पिकअप कर रहा है FMCG में। आपने रोलोवर्स को मॉनिटर किया होगा, चार्ट्स देखे। FMCG में यहाँ से अब अगस्त के महीने में क्या जोड़ के चलना चाहिए? बिल्कुल, देखिए कल मंथली एक्सपायरी थी और रोलओवर डेटा की बात करें तो निफ्टी ने लगभग 72% का रोलओवर देखा, तो जो लास्ट सीरीज के रोलओवर 80% से कम था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ था कि निफ्टी में कोई बड़ा मूव नहीं था, बट ओपन इंटरेस्ट 25% कम हुआ। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अपने इंडेक्स में पोजीशन कम हुई है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के डेटा की तरफ आप नजर डालोगे तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ और रोलओवर ऑलमोस्ट 76% के आसपास हुआ है। तो की इंडाइसिस में कोई मेजर ओपन इंटरेस्ट का मेजर कोई पोजीशन चेंजिंग नहीं हुई है, थोड़ी सी पोजीशन लिक्विडेट हुई है। बट सबसे बड़ा सरप्राइजिंग ये था कि FMCG में थोड़े से लॉन्ग बिल्टअप आने लगे हैं। और FMCG में आप कुछ नाम की बात करोगे जिसमें मेरिको की रहे या फिर कोलपाल की रहे, तो यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग बिल्टअप बने और रोल कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आई। तो ये एक सेक्टर के कुछ काउंटर है जहां पे अब काफी दिनों के बाद में एक रिनाउंड स्ट्रेंथ आ रही है। सबसे पहले मैं मेरिको पे डिस्कस करूं तो कल के दिन भी देखिए मोमेंटम देखने को मिला। आज भले ही हल्का सा डाउन है बट मेजर रोल ओवर सेटअप पॉजिटिव, उसके चलते यहाँ पे मूव बनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू रहेगा और कहीं ना कहीं 855 के सपोर्ट से ऊपर में 900-920 तक के अपसाइड मेरिको में बन सकते हैं। और उसके अलावा दूसरे FMCG नेम कोलपाल में भी कहीं ना कहीं बॉटम आउट दिख रहे हैं और नेस्ले है वहां पे जरूर ऊपर में हर्डल है, थोड़ा सा 1500 की कॉल में राइटिंग है, बट वहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिलती है नई सीरीज में, तो यहाँ पे 1550 तक के मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन यही है कि FMCG में वापस रोल ओवर डेटा और पोजीशन के हिसाब से वापस अट्रैक्शन लौट रहा है। बिल्कुल, FMCG में वापस ट्रैक्शन लौट रहा है। एशियन पेंट्स थोड़ा ऊपरी लेवल से करेक्ट हो रहा है। शायद वॉल्यूम नंबर का इम्पैक्ट, शायद ऑलरेडी थोड़ा स्टॉक चल चुका था, लेकिन मेरा मानना ये है कि कल सुबह ना आप इसमें अपग्रेड्स देखेंगे।
कल सुबह इसमें आप अपग्रेड्स देखेंगे क्योंकि प्राइसिंग पावर वापस आई है कंपनियों के पास, अनलेस कमेंट्री में कुछ अलग आ जाए, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, लेकिन यहाँ पर शायद पॉजिटिविटी दिखे। चलिए धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी से, चंदन जी से, अरुण जी से। मानस जी आप शुरुआत करें। तो देखिए ऑप्शन के लिए क्रॉम्पटन पे मेरा ध्यान है। अगर आप देखें तो क्रॉम्पटन में आज रिवर्सल है, 10-20 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। तो क्रॉम्पटन का 260 का कॉल ऑप्शन जो 12 रुपए 55 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 20 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है और डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। क्रॉम्पटन यहाँ पे खरीदारी कर रहा है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है काउंटर। अरुण जी आपका ऑप्शन ट्रेड क्या होगा? जी शायद डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा रिवर्सल चार्ट पे नजर आ रहा है, वापस 14,000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है स्पॉट प्राइस 14,500 14,550 तक जा सकता है। तो 14,500 के कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह है। 440 445 के आसपास 14,500 का कॉल चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 390 के नीचे लगाएं और 558 से 570 तक के टारगेट्स 14,500 के कॉल में आ सकते हैं। ओके, डिक्सन टेक की 14,500 की कॉल आपको पिक करनी है। अच्छा चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू, मैं फोकस करना चाहूंगा ऑटो काउंटर में टीवीएस मोटर पे। टीवीएस मोटर ने काफी अच्छा ब्रेकआउट 2 दिनों में देखने को मिला और वैसे देखें तो लगभग पिछले 8 महीने का बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। देखिए 2024 में भी ऐसा हुआ था कि 8-10 महीने कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद 20-25% की रैली हुई। इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो एक पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप तो है ही, बट साथ में मोमेंटम भी यहाँ पे बिल्ट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कल के मुंह के बाद आज गैप अप होके पूरे दिन भर से कंसोलिडेट हो रहा है और लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे इंटेक्ट है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है उस पर हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 4,100 की अगस्त की हम कॉल पे देख रहे हैं, लगभग 101-102 के आसपास के प्राइस है। खरीदने की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 85 का, ऊपर में 125 तक के टारगेट टीवीएस मोटर की 4,100 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, टीवीएस मोटर की 4,100 की कॉल, क्या शानदार मोमेंटम रहा है टीवीएस मोटर में। तो यहाँ अभी भी आपके लिए लॉन्ग के ही सौदे हैं। आगे बढ़ते हैं, एफएमसीजी सेक्टर पर ही रहते हैं। कल की गिरावट के बाद आज एचयूएल और वरुण बेवरेजेस दोनों में अच्छा बाउंस बैक आया है। एचयूएल 4.5% ऊपर है, वरुण 4% ऊपर है। आइए जानते हैं ब्रोकरेजेस दोनों के बारे में क्या कह रहे हैं, श्रेया से समझते हैं। श्रेया बताइए। जी, एचयूएल और वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस कल नतीजों के बाद काफ़ी टूटा था और वीबीएल तो काफ़ी दिनों बाद चला है। आज 4% ऊपर है वरुण बेवरेजेस। दरअसल सीएलएसए की रिपोर्ट आई सुबह आफ्टर रिजल्ट और हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की लिस्ट में वरुण बेवरेजेस को शुमार किया। तो वरुण बेवरेजेस से शुरुआत करते हैं। 629 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो 40% का अपसाइड पोटेंशियल वरुण बेवरेजेस में नजर आ रहा है सीएलएसए को। तो शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि Q1 में जो इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा अनुमान से कम आया है, उस पर मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया। कल जिस तरीके से टूटा ये वो ओवर रिएक्शन था, उतना टूटना नहीं चाहिए था, क्योंकि एबिटा और पैट की बात करें तो ये अनुमान के मुताबिक ही रहा, जबकि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है। उसके बावजूद अनुमान के मुताबिक एबिटा और पैट रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट उनका मानना है कि कंपटीशन भी अब पीक पे आ चुकी है और क्योंकि कॉम्पिटिटर्स अपने प्राइस हाइक कर रहे हैं तो कंपटीशन भी उतना भी दिखाई नहीं दे रहा। और अप्रैल को छोड़ दे तो इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ लगातार 20% साल दर साल बढ़ी ही है, तो कोई बड़ी बात ये नहीं। और आगे की ट्रिगर्स भी काफ़ी अहम हो जाएंगे। नई प्रोडक्शन लाइंस कैसी है और साथ ही मैनेजमेंट का लक्ष्य है 2026 तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 40 लाख से बढ़ाकर 45 लाख आउटलेट्स तक पहुंचाना। और वरुण बेवरेजेस जिस तरीके से हर एक सेक्टर में पैर पसार रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये काउंटर ऐसे में। और ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप। एचयूएल पर तो आज अपग्रेड आई थी सुबह, जो कि हमने सीएनबीसी आवाज़ पर सबसे पहले आपको बताया था। एचएसबीसी ने अपग्रेड किया, 2450 के टारगेट प्राइस रखे हैं। करंट मार्केट प्राइस से अगर कंपेयर करें तो 15% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। Q1 नतीजे अच्छे लगे हैं उनको। इनफैक्ट जो हाईलाइट रही Q1 नतीजों की ये कि होम केयर और ब्यूटी एंड वेलबींग बिजनेस में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें, अभी
HUL की, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और मैनेजमेंट का फोकस अब वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाने पर है, यानी कि सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी, प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में बिके वो भी ध्यान दिया जाएगा। हालांकि होम केयर सेगमेंट में मार्जिन थोड़ा कम हुआ क्योंकि ग्रोथ बढ़ाने के लिए कंपनी ने काफ़ी निवेश बढ़ाया, तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए थोड़ा यहाँ पे मार्जिन पे दबाव देखने को मिला। लेकिन टी एंड सोप में रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा रिस्क दिखता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26-29 के दौरान पीबीटी में 9% केगर की उम्मीद HSBC ने दिया है। और साथ ही उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 में HUL काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो कल की भारी गिरावट के बाद आज दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके, चलिए, तो FMCG स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली यहाँ पर। और ये चंदन जी, वरुण पर कोई आइडिया है क्या आपको? मतलब काफ़ी गिरा है स्टॉक वरुण बेवरेजेस का, VBL, यहाँ कोई व्यू आपका? देखिए, VBL में काफी शॉर्ट्स देखने को बने हैं और इनफैक्ट देखे तो इस महीने में लगभग 12% की गिरावट है और ऑलरेडी ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल ही रहा है। 555 से लेके काउंटर नीचे में 430 425 तक करेक्ट हुआ है। डेटा सेटअप तो नेगेटिव है एज ऑफ नाउ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न देखने को बना है। मेरे हिसाब से टेक्निकली बात करूं तो जब तक 465 के ऊपर नहीं होल्ड करता है स्ट्रक्चर वीक रहेगा। नीचे में 420 415 तक के डाउन साइड भी देखे जा सकते हैं। वरुण बेवरेजेस 446 पे आज दोनों ही ग्राफ देखे कैंडिडेट्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया। मीनवाइल एक बड़ा अपडेट देता हूँ मैं आपको एक बड़े स्टॉक पे। देखिए, हम TVS मोटर्स का गुणगान सब कर रहे हैं, बजाज ऑटो चला, बट एक बार जरा मानस आप देखिएगा, अभी भी मैंने देखा जब मेरे को OI दिखा स्क्रीन पे, एक बार मारुति रखेंगे और मारुति डायरेक्टर साहब प्लीज़ 200 में ड्रॉ कर दीजिएगा। 4 दिन के बड़े मूव के बाद मानस मारुति, अब मैं देख रहा था इसकी 1400 की कॉल, उसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 1400 की कॉल भी रखिएगा, 14,000 की कॉल माफ कीजिएगा, और ये इस प्राइस पे 200 EMA क्रॉस कर रहा है। मानस सेटअप क्या कह रहा है मारुति का आपको? तो देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी थी 2 दिन पहले जब 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुए थे, उसके ऊपर निकला था। आज एक रेजिस्टेंस जरूर ब्रीच हुआ है 13,820 का। अब अगर यहाँ से एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 14,000 14,050 के आसपास के आते हैं। फ्रेश खरीदारी करनी है तो डिप का इंतजार करेंगे, डिप आए तो ही खरीदारी करें। 13,600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओके, चलिए 4 का चौका ले लेते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी के पास चलेंगे एक बार फिर चलेंगे चंदन जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी हैं आज हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए कोरांग जी। तो शुरुआत करते हैं, मानस जी आपके साथ बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए PI इंडस्ट्रीज पे मेरा ध्यान है। अगर आप चार्ट देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन दिखाया है, 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो PI इंडस्ट्रीज के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है 2750 का, 104 रुपए पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 87 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करेंगे और 150 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। PI इंडस्ट्रीज आज हमारे पैनल के रडार पर काफ़ी बार आया, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, 2% की तेजी। सस्ता ऑप्शन में मानस जी की पिक हो गई फिर से। चंदन जी, आपका FNO सुपरस्टार क्या होगा? बिल्कुल श्रेया जी, मैं फोकस करना चाहूंगा REC लिमिटेड पे। REC लिमिटेड में कहीं ना कहीं वापस एक हायर बेस बन रहे हैं और 370 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज दे रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, हाई टॉप साइड बॉटम इंटेक्ट है, तो यहाँ पे अप मूव बनने चाहिए। 365 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 388 तक के अपसाइड बन सकते हैं। ओके, REC। आशीष कयाल जी, आपका चार्ट का चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? देखिए, यहाँ पर अगर हम मूवमेंट देखें, रेडिंगटन इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कल और परसों के दिन में देखा था। आज कंटिन्यूएशन है और गुंजाइश है कि ये स्टॉक ऊपर में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। तो रेडिंगटन इंडिया पे नजर बनाए रखे। ऊपर में जो टारगेट है यहाँ पर 300 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 278 का लगाना होगा। मिड कैप फंडा कोरांग जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? अनुज भाई, मिड कैप फंडा के रूप में, मिड कैप या फिर आप किसको छोटी मझौली वित्तीय क्षेत्र की NBFC कैटेगरी, स्मॉल पेमेंट फाइनेंस बैंक, मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। ये भी एक ऐसा स्टॉक है अनुज भाई जो अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है, और जिस प्रकार से नतीजे आए हैं और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से ऋण की मांग बढ़ेगी, उस आधार और विचारधारा पर हमें लग रहा है कि, और खास करके जो छोटी छोटी टिकट के साइज के होते हैं लोन्स, उनकी रन रेट काफी ऊपर की तरफ होती है ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट।
और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर खरीदारी की राय इस स्तर पर शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पसंद हो गई। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लीजिए एक बार फिर से। मानस जी ने सस्ता ऑप्शन में पीआई इंडस्ट्रीज चुना है। आपको 2750 की कॉल लेनी है, 150 की टारगेट है, 87 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चंदन जी को पसंद आ रहा है। आरईसी फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है, 388 की टारगेट है, 365 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। चार्ट का चमत्कार रेडिंगटन सुझाया आशीष कयाल जी ने, जहां पे वो 300 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 278 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। और आखिर में मिड कैप फंडा में गौरांग जी को क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पसंद आ रहा है। लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय इन स्तरों पर। आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी में बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील के नतीजे आएंगे और वायदा में स्विगी, हांडई मोटर समेत 9 कंपनियों के नतीजे आने हैं। तो नतीजों का अनुमान बताने के लिए पूरा पैनल जुड़ गया है। कंचन नौटियाल, नुपुर जैन खुनिया, दीपाली राणा और आशीष चतुर्वेदी। तो दीपाली, पहले आपके पास आना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून। महिंद्रा एंड महिंद्रा और हांडई के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या उम्मीद है? थैंक यू श्रेया। और एमएनएम के नंबर्स की पहले बात करें तो नंबर्स फ्लैट ही रहेंगे। दरअसल ईवी का जो कॉम्पोजिशन है ओवरऑल रेवेन्यूज में वो हायर साइड पर है, प्लस इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, इसकी वजह से ओवरऑल अर्निंग्स फ्लैट दिखाई देंगी। रेवेन्यूज में जो 20% प्लस ग्रोथ देखने को मिल रही है वो इस वजह से क्योंकि इनके इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम्स थे ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल दोनों सेगमेंट में बेहतर है। अराउंड 18% की ग्रोथ हमने देखी ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में Q1 में, 11% की ग्रोथ देखने को मिली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, जिसकी वजह से रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 14.3% से घटकर 12.5% पर आ रहे हैं। फ्लैट ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी, मार्जिनल ग्रोथ एबिटा फ्रंट पर देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो इनके एवरेज सेलिंग प्राइस रहेगा वहां पर 1% के आसपास का इंक्रीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्रैक्टर्स में, और पीवीज में अराउंड 4% के आसपास का। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट हायर साइड पर है। अप्रैल में जो इन्होंने प्राइस हाइक किया था वो भी इनकी हायर इनपुट कॉस्ट को कंप्लीटली मिटिगेट नहीं कर रहा है, जिसके कारण एक बड़ा इंपैक्ट अराउंड 150 बेसिस पॉइंट का मार्जिन पर देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स फ्लैट रहेंगे एमएनएम के। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री कि सबसे पहली बात कि मार्जिन को यहां से इंप्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, प्राइस हाइक फर्दर क्या होगा, क्या रिवीजन कंपनी फर्दर करेगी उस कॉस्ट को मिटिगेट करने के लिए, कैपेसिटी एडिशन रैंप अप को लेकर स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रोडक्ट पाइपलाइन को लेकर आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आइस वर्सेस ईवी में अपकमिंग इवेंट 15 अगस्त का इंपॉर्टेंट रहेगा। नया प्रोडक्ट वहां पर कंपनी नए स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो सकती है, क्या नए कॉन्सेप्ट्स भी शोकेस करेगी। तो ये प्रोडक्ट हो, कैपेसिटी हो या डिमांड ट्रेंड्स को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। वहीं अगर हांडई की बात करें तो नंबर्स वीक रहेंगे, हालांकि एक एक्सेप्शनल इंपैक्ट इस बार के अर्निंग्स में रहेगा। दरअसल जून में इनका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लायर्स में के प्लांट में आग लगने की वजह से सप्लाई बिल्कुल ठप हो गई थी, जिसके कारण हमने देखा था जून के वॉल्यूम्स भी हेवीली इंपैक्ट हुए थे और उसी का इंपैक्ट इस बार के अर्निंग्स में भी दिख रहा है। जो रेवेन्यूज हैं वो फ्लैट रह सकते हैं। मुनाफे में तो 40% का सीधा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। एबिटा भी 2185 करोड़ से घटकर 1477 करोड़ आ सकता है और मार्जिन भी सीधे 13% से कम होकर 9% पर आ सकते हैं। इनफैक्ट जून में जो वॉल्यूम्स थे वो भी 1% कम होकर आए थे। अब देखना यह होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, क्योंकि इन्होंने इस क्वार्टर में डिस्काउंट्स भी दिए थे काफी हायर साइड पर, कोई नया प्रोडक्ट एडिशन भी नहीं हुआ, ना कुछ अपडेट्स आए। तो आगे की स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से क्या रहेगी? जून में कंपनी एक नया प्रोडक्ट शोकेस करने वाली थी लेकिन उसको इसी फायर इंसिडेंट की वजह से विड्रॉ किया। तो आगे प्रोडक्ट पाइपलाइन को लेकर, डिमांड ट्रेंड्स को लेकर और मार्जिन्स को लेकर बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे हांडई के पर्सपेक्टिव से भी। अच्छा, एक बार एमएनएम पे वापस आते हैं दीपाली। ये जो अनाउंसमेंट आई एसएमएल अपर सर्किट पे एमएनएम नीचे आया, ये रिएक्शन क्यों मार्केट की तरफ से? दरअसल अब जो ट्रक और बस बिजनेस कंट्रीब्यूट करता था एमएनएम में, वो अब कंप्लीटली एसएमएल महिंद्रा में चला जाएगा। इनफैक्ट पिछले साल अगस्त 2025 में एसएमएल इसूजू का एक्विजिशन किया था, 59% स्टेक महिंद्रा ने एक्वायर किया, तो उसके बाद एसएमएल महिंद्रा इसका नाम हुआ। अब जो दोनों ही कंपनियों के जो ट्रक और बिजनेस सेगमेंट थे वो अलग अलग काम कर रहे थे। एसएमएल इसूजू का एसएमएल महिंद्रा के अंडर और महिंद्रा के अंदर जो पहले से ट्रक और बस का बिजनेस था वो, अब कंपनी ने इसको पूरी तरीके से कंसोलिडेट करके एसएमएल
SML महिंद्रा में ट्रांसफर कर दिया है। 525 करोड़ की जो कॉस्ट है शायद वो इसको कम आकी जा रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि FY26 के एंड तक भी अराउंड 500 करोड़ की कॉस्ट मानी जा रही थी, तो शायद कॉस्ट की वजह से रिएक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। प्लस M&M से अब जो पूरा ट्रक और बस का कारोबार है वो सीधे SML महिंद्रा में शिफ्ट हो जाएगा। लगभग 3000 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस का M&M की ओवरऑल रेवेन्यूज में, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में रहता है, तो इस वजह से ये रिएक्शन आते हुए दिखाई दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि महिंद्रा की अब कोशिश है कि जो पूरा कमर्शियल व्हीकल कारोबार है वो एक एंटिटी के अंडर आ जाए और इस बिजनेस को फर्दर एनहांस करने की पूरी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस में देखेंगे तो लीडर है टाटा मोटर्स CV, 37-38% के आसपास का मार्केट शेयर है, अशोक लेलैंड का 18%, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल जो महिंद्रा का स्टैंड है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, वो फिलहाल चौथे पायदान पर है, 6% के आसपास का एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है। अगर SML महिंद्रा और महिंद्रा ट्रक और बस बिजनेस का देखें तो 10% तक का मार्केट शेयर कंपनी FY27 के एंड तक टारगेट कर रही है। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर पूरे ही कमर्शियल व्हीकल कारोबार के कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि अब पूरा SML महिंद्रा के अंदर आते हुए दिखाई देगा। चलिए, तो हम ये स्ट्रक्चरिंग पे बात कर रहे थे। बहरहाल अब चलते हैं नूपुर के पास। दिवाली, शुक्रिया आपका। नूपुर, बजाज फाइनेंस, क्या एक्सपेक्टेशन? नंबर्स अच्छे रहेंगे बजाज फाइनेंस के। NII की बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। 22% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखें तो 18% की ग्रोथ वहाँ पर भी आपको आती हुई नजर आ सकती है। मुनाफा देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 23% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। 5840 के आसपास जो है मुनाफा इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो फाइनेंस जो है उसकी AUM ग्रोथ पर नजर रहेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 24% की ग्रोथ का अनुमान है। YOY आधार पर क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 7.25% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन स्प्रेड्स यहाँ पर भी फोकस रहने वाला है, बिल्कुल फ्लैट उम्मीद है यहाँ पे 8.5% के आसपास देखने को मिलेगा। कॉस्ट टू एवरेज और AUM रेशियो की बात करें तो वो थोड़ा यहाँ पे मॉडरेट होकर आते हुए दिख सकता है, 3.8% के आसपास, और मार्जिन में भी हो सकता है 5 बेसिस पॉइंट की कमजोरी क्वार्टर आधार पर देखने को मिले। 9.45% के आसपास मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर थोड़ी बढ़त की उम्मीद है। 1.7% क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती है एज ए परसेंटेज ऑफ AUM, और कमेंट्री नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो PNL के तौर पर काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहेगा, लेकिन मार्जिन हो सकते हैं थोड़े डिप इस क्वार्टर में देखने को मिले। बजाज फाइनेंस मार्जिन पर दबाव रह सकता है इस क्वार्टर में। अब आशीष के पास चलते हैं। टाटा स्टील के नतीजों से क्या उम्मीद है आशीष? बढ़िया नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, और JSW स्टील के केस में भी हमने देखा था कि जो नेट सेल्स रियलाइजेशंस हैं इसमें इंप्रूवमेंट काफ़ी खास है। लेकिन टाटा स्टील में क्या है ना, यूरोप का एक्सपोजर, और वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, तो इंडस्ट्री में अगर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन नंबर्स आप देखिए बढ़िया दिख रहे हैं। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले देखें तो तकरीबन 6% की बढ़त देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देखें तो तकरीबन 24% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। 7430 करोड़ से अब 9220 करोड़ के करीब का आंकड़ा है, जो 14% के EBITDA मार्जिन पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान थे, अब ये 16.4% के देखने को मिल सकते हैं। मुनाफे का आंकड़ा स्लाइट बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 2008 करोड़ पिछले साल था, 2070 करोड़ के आसपास मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एवरेज रियलाइजेशंस प्रति टन और EBITDA पर टन। तो EBITDA पर टन यहाँ पर आप देखें तो 10,432 रुपये से बढ़कर 12,688 रुपये, यानी जो प्राइस हाइक किए गए हैं इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सिमिलरली आप देखें तो एवरेज रियलाइजेशन है यहाँ पर भी आपको सर्ज नज़र आ रहा है। अब अगर यूरोप के ऑपरेशंस थोड़े से भी अनुमान से बेहतर होते हैं तो मार्केट उसको काफ़ी पॉजिटिवली लेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो नंबर्स स्टेडी बढ़िया एक्सपेक्टेड है। ओके, नंबर स्टडी एक्सपेक्टेड है यहाँ से। चलिए, शुक्रिया आशीष। कंचन के पास चलते हैं। स्विगी, कंचन, स्विगी से क्या एक्सपेक्ट करें? नंबर्स यहाँ पे इस क्वार्टर में भी हमें थोड़े दबाव में ही आते हुए दिखाई देंगे। देखिए, रेवेन्यू की बात करी जाए तो करीबन 6560 करोड़ पे जो नंबर है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन जितने भी ऑपरेटिंग नंबर्स हैं आपको यहाँ पे एक नेगेटिव जर्नी ही आती हुई दिखाई देगी। पैट में करीब 850 करोड़ का हमें दबाव देखने को मिल सकता है। मार्जिन यहाँ पे 11% तक आपको गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इनके अगर फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करी जाए तो GOV अगर देखा जाए तो 18% की ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर आप मार्जिन
की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एक दबाव देखने को मिल सकता है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि जो कंपनी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लेस प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई दे रही है। बट अगर हम बात करें इनके कोई कॉमर्स सेगमेंट की यानी कि इंस्टामार्ट की, तो यहाँ पे जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसमें करीब करीब 40% का उछाल देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ हमें 41% की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे भी कंसर्न्स ये हैं कि जो ये ग्रोथ है इसको अगर हम कंपेयर करें इनके पेयर से तो वो ग्रोथ हमें स्लो देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे एट्रिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो नए डार्क स्टोर्स की गति है वो भी हमें धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा देखने के लिए, सबसे पहले मैनेजमेंट का क्या कहना है कंपटीशन को लेके, एमटीयू यानी कि मंथली ट्रांजैक्शन यूजर और ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ को लेके किस तरीके का कमेंट्री आती है, और साथ ही साथ ओवरऑल मार्जिन ट्रेंड्स को लेके मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है, कब तक कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन नंबर्स इस क्वार्टर में भी हमें नेगेटिव ही जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, नंबर्स नेगेटिव ही रहेंगे। अच्छा कंचन, वैसे थोड़ा मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन ये कंचन का आखिरी लिंक है, मार्केट लिंक CNBC आवाज़ पर। कंचन की CNBC आवाज़ की जर्नी आज एंड हो रही है। कंचन, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा जो आपने पिछले 2-2.5 साल इतनी शिद्दत से काम किया, और आगे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सर इसी के साथ आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैंने कुछ लाइंस आपके लिए लिखी है, बिकॉज एक ऐसा फेज था जहाँ पे मैं बहुत परेशान थी, तो उस टाइम पे आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो कुछ लाइन मैं बोलना चाहूँगी। जब राहें धुंधली थी आपने विश्वास जगाया, जब मन हार गया था तो उस टाइम पे आपने दरवाज़ा दिखाया, हर ठोकर को सीख बनाया, हर अंधेरे में उजियारा दिखाया। आपने केवल मेरी मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का मुझको साहस भी दिया। हर कठिन पल में आपने जीने का नया विश्वास दिया। इस गुरु पूर्णिमा में आपको मेरा शत-शत नमन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच पूरे ही CNBC आवाज़ की फैमिली को, सारे ही व्यूअर्स को इतना प्यार देने के लिए। एंड अनुज सर, दिल से थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे ये मुकाम मिला। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। चलिए कंचन, थैंक यू, काफ़ी आपने इमोशनल कर दिया वैसे, लेकिन मुझे मतलब मिक्स फीलिंग है। जो इतनी अच्छी बात कंचन ने कही है ना वीरू, लेकिन जो कंचन ने, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा काम किया और पूरी टीम मिस करेगी कंचन को, ये बात मैं कह सकता हूँ। मैं ज़रूर मिस करने वाला हूँ। श्रेया वीरू, आई एम श्योर कि आप भी कंचन को काफ़ी। मेरी तो ट्रेडर्स हॉटलाइन पार्टनर रही है सर कंचन। मैंने तो कंचन के लिए भी लाइन लिखी जो कि ट्रेडर्स हॉटलाइन में बोला मैंने, तो क्लोजिंग शो में भी बोल देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे और आपके जीवन में कभी ना आए अड़चन, यही कामना है मेरी आपसे कंचन। बिल्कुल, वीरू ने सबसे कम टाइम स्पेंड किया, लेकिन आई थिंक फिर भी आई थिंक वीरू ने भी इंटरेक्ट तो किया ही है कंचन से काफ़ी, है ना वीरू? बिल्कुल कंचन, आपको आपके करियर के नए अध्याय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं करियर में आप आगे बढ़ो और इसी तरीके से बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज की बिग बोल्ड कॉल क्या है? अरे बाप रे, ये क्या आप ये इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? बताइए इस समय की बिग बोल्ड कॉल क्या है आपकी? तो अभी आपकी वार्ता हो रही थी कंचन से, और कंचन शब्द का अर्थ है गोल्ड। तो एक तरफ यहां से कंचन जा रही है और दूसरी तरफ गोल्ड का अगला हिस्टोरिक बुल रन स्टार्ट हो रहा है। सिल्वर ने थोड़ी सी बढ़त ली है गोल्ड से। फर्स्ट फॉर्मेशन सिल्वर का 5 वेव्स का ऊपर का पूरा होके पुल बैक आ गया, एक हायर बॉटम बन रहा है सिल्वर में। गोल्ड थोड़ा सा समय और लेगा, पर हमारा कॉल हम वापस रीएम्फसाइज करेंगे कंचन की इस विदाई पे। वो बात पहले गोल्ड की याद आ गई कि कंचन शब्द का मतलब होता है गोल्ड। तो दिवाली 2027 तक $7,500 का गोल्ड और $170 की सिल्वर लगती है। आपकी हमारी जो अनुज पिछली बार जो बात हो रही थी 15 दिन पहले कि क्रूड यहां से 67.5 से घूमेगा 120 तक जाएगा और 90-92 से एक पड़ाव लेके वापस 81 आएगा, फिर 91 जाएगा, फिर 81 आएगा। तो 91 92 आ गया, 81 भी आ गया। अब यहां से किसी भी टाइम वापस क्रूड की एक रिबाउंड आनी चाहिए 91 तक और फिर वापस 81 आएगा। ये मल्टीलेग फोरकास्ट करते हैं, स्टॉप लॉसेस हर लेयर पे रहेंगे। और क्रूड की इस अनिश्चितता के बीच में भी बाकी सारे वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स, मुझे लगता है कि जो एक कोलाहल आ गया कोरिया में, निक्की में,
नैस्डैक भी पीट दिया गया है। सरप्राइजिंगली ये सारे मार्केट्स खतरनाक न्यू हाइस की तरफ चले जाएंगे और हम इंडिया का मार्केट न तेजी में तेजी न मंदी में मंदी, हम अपनी मंथर गति से हमारी इंडिसेस वही 24,000 की निफ्टी ऊपर 25,000 और एक बार बैंक निफ्टी 59,000 जाके वापस करेक्शन करके यहाँ आ जाएगी, फिर 62,000 चली जाएगी। तो खेल हमारे यहाँ पे जो है मोटे मोटे पैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में बनेंगे और वहां पे बड़े भयंकर कॉल्स हैं। इनफैक्ट अब हमने नैस्डैक 100 की भी सारे स्टॉक्स की कवरेज स्टार्ट की है, तो हमने 6-7 मल्टी बैगर नैस्डैक पे भी निकाले। चलिए, उसके नैस्डैक के स्टॉक्स की तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले हमारे स्टॉक्स की बात करते हैं। आपने कहा बैंक निफ्टी में 61-62 तक का मूव, ये मूव एचडीएफसी बैंक के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक काफ़ी वीक रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सी डायकॉटमी है। तो बैंक निफ्टी पर व्यू और एचडीएफसी बैंक पर व्यू आपका? तो देखिए, एचडीएफसी बैंक को भी जो एकदम से यूनिवर्सल बेरिश कंसेंसस अब हो गया, तो ये नहीं है कि हम आदतन मजबूर हैं और हम कंसेंसस के खिलाफ चलेंगे। तो एक जमाने में जब हमारे मुंह से निकल गई थी आपके शो पे कि 600 का इसका भाव हो जाएगा, 1200 हमने कहा था, बोनस आ गया 600 हो जाएगा, तो लगा कंबल में लपेट के लोग पीट देंगे, तो हम उससे ज्यादा दूर नहीं गए। अब यहाँ पे जो सबका बेरिश कंसेंसस आ गया, तो एचडीएफसी बैंक पे एक बार 100 रुपए का उछाल दोबारा से बनता है एक ट्रेडिंग होराइजन पे। फाइनल बॉटम इसका क्या पता, आज के भी भाव से और थोड़ा नीचे बनेगा, पर आप साल भर का व्यू ले लो और कोई निवेश करना चाहे तो अभी अर्ली डेज है, एक 100 रुपए के रिबाउंड और उसके बाद फिर वापस 150 रुपया नीचे गिर जाए, आज के भाव से 50 रुपया नीचे, उसके बाद हम वो कॉल ट्रिगर करेंगे कि एचडीएफसी बैंक भी 2027 में निवेशकों को 1050-1100 रुपए में बेचने मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो गए। और बैंक निफ्टी में देखो ऐसा है ना, इसके बिना ये नहीं होगा, उसके बिना ये नहीं होगा, बड़े बड़ों का घमंड टूट गया, एचडीएफसी बैंक का भी टूट गया। तो ठीक है, अगर एक्सिस बैंक 1500-1600 भाग जाए, एयू बैंक एकदम नए हाई बना दे, आपकी जो दूसरी बाकी की जो छोटी बैंक्स हैं, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, ये गजब के मूवमेंट्स दे दें। अब अगर वही इठलाना एसबीआई का भी हो कि इट इज द बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, पर एसबीआई की चार्ट उदास है, एक्सेप्ट 5% की रैली एसबीआई नहीं चलेगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स का अलग अलग स्प्रेड है अनुज बैंक निफ्टी पे। सुशील जी, जब आपको मैंने आज पहली बार देखा ना, तो मेरे जहन में कोई स्टॉक आया ना, बताया क्या था वो? पतंजलि। हाँ, आपकी दाढ़ी देख के, आपकी दाढ़ी देख के आज लिटरली दिमाग में पहला स्टॉक वही आया था, स्टॉक इन ट्रबल। बट एनीवे, ठीक है, लुक्स बदलती रहनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बढ़ाते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। पतंजलि की भी हम चार्ट को खोल लेते हैं। देखिए, ये नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऑन पतंजलि। मैं एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ इस प्रश्न का। पूरे एफएमसीजी बास्केट पे आपका टेक क्या है, जो कि पिछले 3-4 दिन से एक मोमेंटम में आया है, एंड थैंक्स टू अर्निंग्स? टेक क्या आपका इस पे? तो कोई नया परिवर्तन, कोलगेट जो हमारा व्यू है कि ट्रेडिंग करने वाला पछताएगा और 2 साल के लिए जो लेके बैठेगा वो 5,000 के भाव में बेच देगा, वो मेंटेन्ड है। आज कोलगेट के रिजल्ट्स थे, टाइम लगेगा, चार्ट पक रही है। हिंदुस्तान लीवर ने थोड़ा हमें उदास किया है, इसने जरूरत से ज्यादा वक्त लगा दिया और इसके जितनी रिच वैल्यूएशन है उसके हिसाब से नंबर्स तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग है, पर चार्ट नीचे घटने को तैयार नहीं है लीवर की। तो मासूमियत के साथ कोई इसमें निवेश कर दे, इस बात पे लॉजिक इसकी एक ही है, और वो कोई लॉजिक बहुत अच्छी वाली नहीं है कि जब जब बार बार मार्केट में फियर का राउंड आएगा, सेफ हेवन बाइंग में फंड मैनेजर्स का पैसा इसमें आ जाएगा, तो चार्ट नीचे घटने को तैयार नहीं है। तो हम इन्वेस्टेड रहेंगे। 3200 की जो हमारी कॉल है साल भर में, वो मेंटेन्ड है। एशियन पेंट्स जो हमने नीचे 2200 से लिया था, 3000 के आसपास अब आने लग गया, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के हम एग्जिट लेंगे आने वाले 10-15-20 दिन में। और बाकी टाटा कंज्यूमर ने बढ़िया सुंदर घुमावदार ब्रेकआउट दे दिया। तो सारी एफएमसीजी की स्टॉक्स की स्पेस में साल पूरा होने के पहले पहले टाटा कंज्यूमर कोई 1500-1600 का भाव हो जाए तो हमें बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा। ये एक हमारे यहाँ पे रिसेंट बड़ा नया कॉल है। और टाटा कंज्यूमर आपको याद होगा पिछले 1-1.5 महीने से मैं लगातार परहेज कर रहा था, इसको पकने दो, वो चार्ट तैयार हो गई, ब्रेकआउट आ गया। तो घूम फिर कर जो छोटे वाले एफएमसीजी के स्टॉक्स जो कंज्यूमर स्टोरीज हैं, घूम फिर कर आगे पीछे थोड़ा कम ज्यादा फ्लक्चुएशन करके ये सब निवेश करने के लिए बढ़िया स्टॉक्स हैं। ट्रेडिंग करने के लिए परफेक्ट स्टॉक्स नहीं है, निवेश करने के लिए फैंटास्टिक है। अब डाबर की चार्ट समझ में नहीं आती है, इन्वेस्ट करके कोई बैठ जाएगा, किसी दिन अचानक इसका भाव 60-70% बढ़ जाएगा। 5-5 तरह की अलग अलग हाजमोला निकाल दी। मेरी डेस्क पे पीछे पड़ी मिस्टर आम, ऐसे गजब के प्रोडक्ट्स है, पर इसकी चार्ट बहुत नॉइजी है। तो डाबर को ट्रेड नहीं कर सकते आप, इन्वेस्ट करके बैठो। और
एक भी अगर आप मेरे को कहो कि एफएमसीजी में कोई एक ऐसा स्टॉक बता दो जिसके अंदर में कि कुछ शॉर्ट करके पैसा कमा ले, तो मैं एफएमसीजी में नहीं गिन सकता। कंज्यूमर स्टोरी है टाइटन, वो चार्ट को डिफाई करके ऊपर खींचता जा रहा है। तो किसी भी दिन जब इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो सिर्फ एक उस स्टॉक को हम शॉर्ट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस लिस्ट में डाल के रखा है। बाद बाकी का कोई सा एफएमसीजी स्टॉक ले लो, आगे पीछे सब में पैसा बनना है। ओके, एफएमसीजी पैक्ट पर आपका व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। आज तो मेटल स्पेस ने भी पार्टिसिपेट किया है सुशील जी। इनफैक्ट मुझे याद है जब पिछली बार आपसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मेटल को लेकर आप थोड़े कॉशियस साउंड कर रहे थे। जिस तरीके से अब रैली आ रही है, क्या व्यू बन रहा है मेटल पैक को लेकर? तो देखिए, हमारी काफी भर्त्सना निंदा भी हुई थी कि जब हमने बहुत बड़ी करेक्शन का कॉल मेटल्स में 6 महीने पहले लिया और पिछले 15-20 दिन में हमारे क्लाइंट्स ने सारे के सारे मेटल्स के स्टॉक्स में जहां हमारे शॉर्ट्स थे सारे हमने काट लिए और सब में अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बिल्डिंग हमारे क्लाइंट्स की होती जा रही है। तो ये सारे के सारे मेटल स्टॉक्स मुझे न्यू हाइज में आते लग रहे हैं। इवन नाल्को जैसा स्टॉक जो बहुत ज्यादा भाग चुका है, वो भी एक करेक्शन के बीच बीच में भी इतना मोमेंटम स्टील के स्टॉक्स में आएगा कि साथ में नॉन फेरस मेटल्स के भी स्टॉक्स भाग जाएंगे। तो कोई सा आप स्टील का स्टॉक ले लो, सब में हमें अग्रेसिव तेजी अगले 1 से 1.5 क्वार्टर के लिए लगती है और अग्रेसिव बाइंग है हमारे यहाँ मेटल्स में। अग्रेसिव बाइंग है आपके यहाँ पर मेटल्स में। इसके अलावा कोई और रॉकेट आइडियाज, मल्टीबैगर आइडियाज, कैश या एफ&ओ में आपकी तरफ से सुशील जी? अनुज, समस्या 2 हैं। एक तो हम पूरी CNX 500 इंडेक्स के A to Z स्टॉक पे रोज पैनी नजर रखते हैं। 200 स्टॉक्स हैं जो एफ&ओ में, 215, तो समझो करीब 100 उसमें से CNX 500 में 100 बाहर के होंगे, 150 स्टॉक्स और 200-250 स्टॉक्स, तो 700-800 स्टॉक में आप मुझे रात को 12 बजे पूछ लो, मेरे पास 10 रॉकेट कॉल्स होंगे और 40-50% बढ़ने वाले 60-70 कॉल्स होंगे। तो एक तो सावधानी आपके सारे व्यूअर्स को जो रखनी चाहिए कि इतनी ज्यादा डीप कवरेज इतने स्टॉक्स की जो हम करते हैं, कब किस स्टॉक में हमारे किस क्लाइंट की क्या पोजीशन है, तो वो कंप्लायंस वायलेशन वाली बात हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हम बहुत एक्सटेंसिव कवरेज करते हैं। और रॉकेट आइडियाज में ऐसा अनुज की अपने डोमेस्टिक स्टॉक्स में अगर आप देखो, लास्ट 7-8 दिन में हमारे यहाँ बहुत बड़े मल्टी बैगर कॉल्स आए हैं कि इनॉक्स विंड पॉसिबल है 8 बैगर हो जाए 2 साल में। अब वो 2 साल में उसको कई टुकड़े में खेलना पड़ेगा। हेजिटेटिंगली कल और आज में हमने थोड़ा थोड़ा लिया कि एक बार 40-50% की रिबाउंड आने दो। IEX जिसको हम परहेज करते जा रहे थे, अब फाइनली उसमें एक 3 बैगर की कॉल हमारे यहाँ ट्रिगर हो गई। तो अगर मैं आपके जो इन दोनों के सिवा, देखो मैंने आपको एक लिस्ट भी भेजी थी, ऑफ हैंड एकदम से माइंड स्लिप कर जाता है, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है अक्रॉस द बोर्ड और रिसेंट लास्ट 2 दिन के ये कॉल है। तो अब अगर हम नैस्डैक के ऊपर आते हैं, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। देखिए, गौर कीजिएगा, बिटकॉइन जब 1,15,000 के आसपास था तो हमारी कॉल थी 65,000 हो जाएगा। अब हम अगले 5-7-8 दिन में कभी भी बिटकॉइन में ट्रिगर करेंगे इस कॉल को, फाइनल पैटर्न फॉर्मेशन की कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं कि अगले 1 साल में बिटकॉइन वापस 1.5 लाख हो जाए। तो चलो, भारत सरकार बहुत प्रोत्साहन नहीं देती है बिटकॉइन की ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत हेवी टैक्सेस हैं। पीसीआर से अनुरोध एक चार्ट दिखाएं। एक स्ट्रेटेजी इंक नाम का स्टॉक है जो नैस्डैक 100 का हिस्सा है, उसका सिंबल MSTR है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट होर्डिंग है बिटकॉइंस में। उनका पूरा बिजनेस बिटकॉइन के अराउंड डेरिवेटिव्स इशू करने का है और ये हमारे यहाँ पे 10 बैगर का कॉल है कि अगले 1.5 साल में, 1.25-2 साल में स्टॉक 10 गुना हो जाए। या अगर मैं आपको नेटफ्लिक्स जैसा स्टॉक या वार्नर ब्रदर्स जैसे 2 स्टॉक है जो इंटरटेनमेंट स्पेस में, वार्नर ब्रदर 5 बैगर हो जाए यहाँ से साल भर में और नेटफ्लिक्स 2.5-3 बैगर्स हो जाए, या आपके एडोबी जैसा स्टॉक है ये यहाँ से 2 गुना 2.5 गुना हो जाए और 60-70, देखिए एडोबी की चार्ट आ गई अगर स्क्रीन पे दिख रही हो तो 800-900 का फोरकास्ट है, 4 गुने का कॉल है एडोबी पे। और शॉर्टर टर्म में 50-60-70% बढ़ने के लिए ये सिस्को, इंटेल, आपके ओरेकल, ये सब 60-70-80% बढ़ जाए। तो संसार में घूम फिर के शॉर्ट सेलिंग ईगो मसाज है, 2 महीने का ही सौदा है, बहुत कॉशियस होकर करना है। और संसार के मार्केट्स, इंडिया, नैस्डैक, हर जगह 50%, 100% कमाने के लिए दुनिया भर के स्टॉक्स पड़े हैं। शांति से जो आपको समझ में आए वो स्टॉक्स खोजिए और लीजिए। निवेशक पैसा कमाएगा और ट्रेडर खाली ब्रोकरेज देता जाएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक आपको बधाई दूंगा, आई थिंक जब पिछले महीने आपसे बात हो रही थी तब आपने कहा था कि कॉस्पी का सट्टा बहुत जल्दी टूटेगा
और कॉस्पी में हमने जो बहुत बड़ी गिरावट देखी 33% की, वो प्ले आउट हुई, तो वो वैसे एक बात ऐड करनी बहुत जरूरी है कॉस्पी पे। फिर अगर आप बधाई दे रहे हो तो बधाई शॉर्ट लास्टिंग होगी। वो जो सट्टा टूट के जो क्रैश आ गया, देखो पीसीआर से अनुरोध स्क्रीन पे चार्ट दिखाए, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चार्ट है 3,80,000 से गिर के 1,090 तक आ गई, 1,90,000 तक। वे पलट के जैसे 2,26,000 के ऊपर जाएगी, अभी भी इसमें एक और न्यू हाई इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ शॉर्ट सेलर को और जो ट्विटर पे सिर्फ न्यूज ब्रॉडकास्ट करे ना, मार्केट टूट गया, उनको मत सुनिए। कॉस्पी की इस चार्ट को देखिए, भयंकर तेजी की वापस फोरकास्ट है। कॉस्पी जैसे ऊपर वाली ब्लैक लाइन तोड़ेगा, ये वापस कॉस्पी 1600 तक जा सकती है। अंतिम 2 लाइनें सुन लीजिए, मोहब्बत में और मार्केट में जब पलट के देखे ना, वो सबसे डेंजरस मोमेंट होता है। तो ये पलटवार होगा, ये टॉप फाइनल नहीं है कॉस्पी का भी। नैस्डैक भी हमको लगती है 33,000 तक चली जाए, 25 से 30% की तेजी नैस्डैक में हो जाएगी। तो भय के वातावरण में मार्केट इज कीपिंग ऑन क्लाइंबिंग वॉल्स ऑफ वरीज। अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए, लेते जाइए। मानवता ने पिछले 10,000 साल में बार बार डर के अंदर ही उन्नति की है, और वही अभी भी हो रहा है। डरिए मत। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे, ग्लोबल स्टॉक्स पे भी आपने बात की, ग्लोबल इंडस्ट्री से बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। निफ्टी इस वक्त करीब 24248 पे, निफ्टी बैंक करीब 57,206 पे, निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली 20 डे में। अनुज, क्लोज कैसा रहा? नो डाउट अबाउट दैट, शानदार है अगस्त सीरीज का पहला दिन, बट कल के लिए क्या करें अनुज? देखिए वीरू, हम ज़्यादा चेंज कुछ करेंगे नहीं। हमारा व्यू तो बहुत सिंपल रहा है। 25 अगस्त की जो कॉल्स हैं उनको लेकर बैठे रहें, जल्दबाजी ना करें। और हमने 23,600 23,700 के जोन से एक लॉन्ग का व्यू लिया था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, 24,300 से 350 के जोन में थोड़ी रुकावट है। और कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है बड़ी वाली। नॉर्मली ट्यूसडे और थर्सडे थोड़े से आपके वॉलेटाइल होते हैं, तो हो सकता है कल थोड़ी वॉलेटिलिटी रहे, लेकिन वो ट्रेड से स्टॉप लॉस ही बाहर निकाले आपको। और उसके बाद शायद जो अगला बड़ा ब्रेकआउट है वो फ्राइडे को आए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर 24,300 350 रिजेक्ट हो और बैंक निफ्टी पर अगर 57,400 रिजेक्ट हो, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर ये रिजेक्ट हो तब हम उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन तब तक यही व्यू रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए। ऑटो स्टॉक्स आज फोकस में, डीलर्स के रडार पे मंथली ऑटो नंबर से पहले यहाँ पे पॉजिटिव व्यू बनते हुए नजर आ रहा है। मारुति पहला स्टॉक है ऑटो सेक्टर में जहाँ पे डीलर्स का पॉजिटिव व्यू बनता हुआ दिखा है। बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पे आती हुई नजर आई है। मंथली नंबर्स जो है वो अच्छे हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर भी डीलर्स की तरफ से खरीदारी आती हुई नजर आई है। काफ़ी नंबर्स को लेकर पॉजिटिव है। मंथली ऑटो डेटा के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट 2 दिन में, तो वहाँ से जो पॉजिटिव आउटलुक बनते हुए है उसके चलते ऑटो स्टॉक्स फोकस में। इसके अलावा एक और स्टॉक है जहां पे डीलर्स की नज़र बनी हुई है, कैन्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा मूव देखने को मिला है। प्रोमिनेंट पीएमएस हाउस की तरफ से आज यहाँ पे खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। साथ साथ डीलर्स का ये भी मानना है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। जल्द अनाउंसमेंट आने की तैयारी है, जिसके चलते आज यहाँ पे डीलर्स की तरफ से खरीदारी की सलाह है। ऑटो पैक साथ ही केन्स डीलर्स के रेडार पर। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। मारुति, टीवीएस मोटर, केन्स टेक रखें आप फोकस में। अब शुरुआत कर लेते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की, और शुरुआत चंदन जी आपसे करते हैं। बताइए कल के सेशन के लिए कौन सा स्टॉक चुनेंगे? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे वेल्सपुन कॉर्पोरेशन पे, वेलकॉर्प पे। अभी लगभग 1696 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 1696। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3-4 वीक का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और अब लगभग 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद नया मोमेंटम बनेगा। हायर बेस ऑलरेडी बन चुका है। 1700 के ऊपर निकलते ही यहाँ पे बड़ा मूव स्टार्ट हो जाएगा। खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट रहेगा 1665 का, अपसाइड में टारगेट बन रहा है 1765 के। ओके, वेलकॉप। गाबा सर, आपकी ट्रेड कल के लिए? मेरा ध्यान है 361 वैम। ये ट्रेड करा करीब 1155 के आसपास। ₹5 का स्टॉप लगाएंगे, 1150 का टारगेट होगा 1165। 361 मैम आपका 1155 रुपये कॉल है। मानस आप क्या कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए, ग्लेनमार्क पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक में आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। जो फ्यूचर के प्राइस है, देखिए जो फ्यूचर के प्राइस चल रहे हैं, ओके,
2270 का प्राइस चल रहा है ग्लेनमार्क का फ्यूचर। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 2239 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 2350 के। ग्लेनमार्क फार्मा आज है वेंसडे, कल है थर्सडे और परसों है वीरेंद्र जी फ्राइडे। जल्दी फ्राइडे फीलिंग आ रही है आपको आजकल? खैर, मानस जी ने ग्लेनमार्क फार्मा चुना है। आशीष कयाल जी, आप बताइए, आप क्या चुन रहे कल के सेशन के लिए? देखिए, मैं आईटी पे नजर बनाए रखा हूँ क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बहुत जबरदस्त वे से रिवर्स हुआ है। और इन्फोसिस अगर आप देखें, इसका प्रीवियस स्विंग था 1110 के आसपास का। वो स्विंग हाई इसने पहली बार पूरे के पूरे फॉल में जो 1700 से शुरू हुई थी, इसने पहली बार हायर आया और हायर लो पैटर्न बनाया है। तो ओवरऑल जो रुझान है वो इन्फोसिस पे बाय का होगा। ऊपर में जो टारगेट है वो 1220 का देख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1120 का लगाना होगा। ओके, चलिए, तो ये हो गई आशीष कयाल जी की पिक। अरुण जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? जी सर, हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह रहेगी। क्लियर आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। साथ ही स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट पे नजर आया, तो 960 के आसपास खरीदे। 950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 980 से 982 तक के टारगेट हिंडाल्को में आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ट्रेड्स पूरी हो गई बीटीएसटी। अब बीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। आज तो अच्छी रही होगी मार्केट ब्रेथ, डे वन ऑफ द न्यू सीरीज। बेहद शानदार, मुझे बेहद शानदार। बहुत दिनों बाद ऐसी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग ब्रेथ देख रहे हैं और ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज, और आपकी स्क्रीन पे डिजिट्स आएंगे। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं थी, मात्र 7। लॉन्ग 120 और 32 में शॉर्ट कवरिंग। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेथ मतलब 60, मात्र 60 रेड्स बहुत दिनों बाद अगर आप देखें। केन्स टेक इसने डोमिनेट किया आज के मूव को। केपीआईटी पिछले 3-4 दिन से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। स्विगी ने एक बड़े एवरेजेस को पार किया। जियो फाइनेंशियल्स और क्रॉम्पटन, इन सभी काउंटर्स ने अच्छे लॉन्ग विटनेस किए। और आईटी ने बहुत सब्सटेंशियल लॉन्ग विटनेस किए आज। एचयूएल में शॉर्ट कवरिंग थी और कल के कोलैप्स के बाद आज सारे के सारे शॉर्ट्स कवर हुए। कॉर्पोरेट फिलिप्स, एम्बर, सेल, ट्रेंट मेटल्स आज एक सरप्राइज पैकेज था। बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया पूरे के पूरे मेटल स्पेस ने। उसके बाद आएंगे स्लाइड्स शॉर्ट की। फिनिक्स मिल्स, अदानी पोर्ट्स, एम्फेसिस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एमएनएम। नंबर्स से पहले अगर आप देखें थोड़ा सा स्केप्टिकल नजर आया, स्पेशली पोस्ट दैट न्यूज़। और आपकी स्क्रीन पे आएंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, मात्र 7 थी, बट स्टिल जहाँ पे अगर आप देखें प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट किया बाजार ने, दैट वाज केफिन, इंडियन बैंक, पीजे इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मा और पीएनबी। एक बार जरा प्लीज़ आप एचडीएफसी बैंक भी लेके आइए। आज निफ्टी बैंक का डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट करने में इसका बहुत बड़ा किरदार था। महत्वपूर्ण बात यह है कि एट 748 यही वो पुट है 750 की, जो कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। एक बार जरा इस पुट का ओआई रखिएगा प्लीज़, जरा प्लीज़ 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 प्लीज़। हमने एक लो 2 अप्रैल को देखा था लगभग 727 का, उसके बाद एक 8 जून को देखा लगभग 728 का, और एक कल का करीब करीब 730 का। और अब ये देखिए 16.41 लाख। थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल आज लोग लेके गए हैं इस पे लॉन्ग साइड पे। और जरा प्लीज़ ओआई रखिएगा उस पुट का। मैं जरा देखूँ एक बार। अच्छा, 750 के पुट। जरा मानस, क्या लग रहा है आपको? नॉट ए बाय ट्रेड, कोई मैं कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं मारूँ आपसे, बट आपको लगता है कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे अब आप देखिए करीब करीब कितनी पुट घटी यहाँ पे? 2.5% पुट घट गई। एटलीस्ट एक रीजनेबल लेवल को डिफेंड किया है एचडीएफसी बैंक ने। एटलीस्ट निफ्टी बैंक के लिए राहत है ये। देखिए, एक बड़ी गिरावट थी, करीब 100 पॉइंट की गिरावट पिछले 7-8 दिनों में देखने को मिली थी एचडीएफसी बैंक पे। आज के मूव के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 775 है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 739 का आपको स्टॉप लॉस लगा करें। ओके, चलिए, अब एक काम करते हैं, एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। सीएनबीसी आवाज़ ने हमेशा कहा है कि कमज़ोर आईपीओ से दूर रहें, और एक हमारे सुझाव की एक झलक दिखाते हैं आपको। एक स्टॉक दिखाइएगा, आस्था स्पिनटेक्स। आज का स्टॉक है ये, करीब करीब कितना 6.25% नीचे। इसका ना एक बार 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा आस्था स्पिनटेक्स का, और फिर मैं बताता हूँ क्यों। सोचिए 78 रुपये का स्टॉक, ये क्या बोनस कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है आशीष? बोनस या स्प्लिट? बोनस कर रहा है, लेकिन बोनस कर रहा है। पहले एक्स बोनस हो गया है ना? पहले ही एक्स बोनस हो गया, डेट भी आई नहीं है, उससे पहले ही पूरा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर बिल्कुल, बताइए क्या पूरी डिटेल बताइए। ये डिटेल सर हमने आपके साथ शेयर की थी 23 जुलाई को। वहाँ से अगर आप देखें तो तब भाव चल रहा था 106 रुपये के करीब। तभी बता दिया कि कुछ लक्षण सही नहीं लग रहे स्टॉक के,
इस कंपनी के आईपीओ के, और वहाँ से आप देखिए 106 रुपये का लुढ़क कर आ गया है 77। बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि जब बताया उसी से गिरावट है, अगर आप इशू प्राइस से देखें ना तो और भयंकर गिरावट। 136 रुपये का इशू प्राइस था और वहाँ से आप देखें तो अब 74 रुपये के करीब भाव आ गया। यानी वही कहानी होगी कि बोनस अट्रैक्टिव बनाने के लिए बोनस का ऐलान किया, लेकिन एक्स डेट आने से पहले आप देखें तो एडजस्टमेंट बाजार ने खुद ब खुद अपने आप ही कर दिया है। अब दरअसल एक कहानी ये है, पहले बता भी चुके हैं कि इसकी 6 जुलाई को लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के 2 हफ्ते के बाद ही आप देखें तो यहाँ पर बोनस का ऐलान कर दिया और बता दिया कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा डिविडेंड का भी ऐलान किया। अब इसके आईपीओ के लिहाज से देखें तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कुल 5 टाइम्स था, रिटेल का इंटरेस्ट 2.5 गुना, NII QIB यहाँ पर भी देखें तो रिस्पांस ठीक ठाक देखने को मिल गया था। लेकिन इसके नतीजे अगर आप देखें ना तो काफ़ी कमज़ोर साइड पर देखने को मिले, कुछ अच्छा नहीं है, ग्रोथ नहीं है, किसी भी लिहाज से इस नंबर्स को बढ़िया नहीं बोल सकते। जहाँ पर आय 95 करोड़ से 129 करोड़ होगी, लेकिन जो एबिटा है उसमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। मुनाफा 8 करोड़ से घटकर 6.5 करोड़ के करीब, मार्जिन जो कि 16.6% के थे वो घटकर केवल 12% के देखने को मिल गए। शायद मैनेजमेंट ने सोचा कि बोनस की अनाउंसमेंट के चलते स्टॉक में हाइप आ जाएगी, बड़ा मूव हो गया, इसका बिल्कुल विपरीत हो गया। एक्स डेट से पहले स्टॉक हो गया है ऑलमोस्ट अपने इशू प्राइस से 45% साफ। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर। मीनवाइल शुक्रिया आशीष, और ये पूरा का पूरा जो आपने एक मुहिम उठाई थी यहाँ पर उसके लिए आपको मुबारक। सिरमा SGS लेकर आइए एक बार जरा। सिरमा SGS के नंबर्स आ रहे हैं। एक और EMS स्पेस वाली कंपनी, 50 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पर प्रॉफिट आया है और इनकम भी 944 करोड़ से बढ़कर 1587 करोड़ पर आई है। तो ये है सिरमा SGS। एबिटा 87 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ पर। अरुण जी, कोई व्यू सिरमा पर? आई थिंक अब ये F&O का हिस्सा नहीं है, कैश का स्टॉक है, लेकिन कोई व्यू रहेगा इस स्टॉक पर? जी बिल्कुल अनुसार ओवरऑल 1300 के आसपास सपोर्ट है, पर नो डाउट लास्ट 10 डेज का अगर चार्ट देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है 1300 से 1400 के बीच में, पर एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है। अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, ऊपर में अगर देखें तो 1372 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 1370 1375 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 1300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है तो 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और सिरमा SGS टेक यहाँ पर शानदार मूव्स, केन्स टेक तो वायदा का टॉप गेनर बना हुआ। एक बार पीछे इलेक्ट्रोप्लास्ट पर रखिए स्क्रीन पर, ये कहाँ पर काम काज कर रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है इनफैक्ट। और ये देखिए निचले स्तरों से अच्छी तेज़ी, 4.5% ऊपर ये पर्टिकुलर काउंटर। मानस जी, इसको BTST ले सकते हैं क्या? देखिए ये पूरा ग्रुप, ये पूरा सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल BTST ले सकते हैं। जो टारगेट होंगे वो 630 के रहेंगे, 630 रुपए के, और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 604 604 रुपए का। इलेक्ट्रोप्लास्ट आपकी स्क्रीन पे एक बार फाइनली अगर आप देखें जरा स्टैट्स देखिए तो आज का टॉप सेक्टर प्राइस परफॉर्मेंस के बाद OI के अगर आप लिहाज से देखें इट्स मेटल्स, सेकेंड पे टेक्नोलॉजी यानी IT, देन थर्ड पे कैपिटल गुड्स थैंक्स टू LNT, और उसके बाद FMCG। ये 4 अगर आप देखें प्रमुख सेक्टर्स रहे। और जहां पेन था उसमें रियल्टी, ऑयल एंड गैस पैक, ऑटोमोबाइल्स में अगर आप देखें स्लाइड, क्योंकि कुछ प्राइस डैमेजेस भी थे, वो M&M की वजह से हुआ, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स। बट टॉप ऑफ द चार्ट आज मेटल्स रहा। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरो, चलते हैं क्लोजिंग देखने के लिए। अच्छी क्लोजिंग मार्केट की, 250 पॉइंट के गेंस के साथ आज निफ्टी बंद हुआ 1% ऊपर। आज फिर से मार्केट की तेज़ी का बादशाह था निफ्टी IT, फिर से 2% के मूव निफ्टी IT की वजह से। हालांकि आज बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट था, बैंक निफ्टी ने आज एक सपोर्टिंग किरदार निभाया बेसिकली। 3/4% बैंक निफ्टी ऊपर था। मिड कैप में अच्छी तेज़ी थी, स्मॉल कैप में तूफानी तेज़ी थी, 1.5% स्मॉल कैप ऊपर था। और एडवांस डिक्लाइन पूरे दिन करीब 2:1 का रहा, तो अच्छा माना जाएगा एडवांस डिक्लाइन। और इंडिया विक्स 4.25% कोलैप्स हुआ आज की ट्रेड में। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सेशन मार्केट के लिए। चलिए सेक्टोरल गेनर्स लेकर आइए एक बार जरा। सबसे ऊपर मेटल्स, जैसा वीरू ने कहा, आज सबसे ज़्यादा गेंस मेटल्स में आए, करीब 2.5% के गेंस थे यहाँ पर। मगर अगर मार्केट को सपोर्ट की तरह से देखेंगे तो निफ्टी IT फिर से 2% से ऊपर की रैली। और आज जो अच्छी चीज़ों हम बात कर रहे थे, आज 2-3 बड़े पिलर्स चले। FMCG चला 1.5% से ज़्यादा, फार्मा में अच्छे मूव्स थे, फिनेंशियल्स में अच्छे मूव आए, और कैपिटल मार्केट थीम इसने भी अच्छा किया। ये आपके आज के गेनर्स थे सेक्टर्स में। लूजर्स में क्या था? लूजर्स में आपका
ज़्यादा नहीं एक्चुअली, रियलिटी हल्का सा गिरा 0.5%, बाकी फ्लैट ही थे, इनको गिरावट कह नहीं सकते एक्चुअली। अब आइए निफ्टी गेनर्स पर, और सबसे ऊपर देखिए इंटरेस्टिंग नाम, जियो खैर 5% ऊपर था, लेकिन दूसरे नंबर वाला नाम ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ, कल की बड़ी गिरावट ऑलमोस्ट पूरी इसने रीगेन की, करीब 5% ऊपर था। इन्फोसिस 4% ऊपर, हिंडाल्को में शानदार मूव 3% के, टाटा स्टील और ट्रेंड यहाँ पर भी आज आपको अच्छे मूव्स देखने को मिले। लूजर्स में अदानी पोर्ट्स 3% के करीब अदानी पोर्ट्स नीचे था। M&M आई थिंक मार्केट को डील पसंद नहीं आई, इस वजह से ये नीचे था। पावर ग्रिड, HDFC लाइफ, आयशर मोटर्स और बजाज ऑटो, ये कुल मिलाकर आज आप देखेंगे अगर तो नेगेटिव साइड वाले स्टॉक्स थे, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट के लिए एक और अच्छा सेशन, और हम अब उस रेंज के हायर एंड पर पहुंचते हुए। बिल्कुल, कहते हैं ना अनुज, कभी कभी कॉम्बो काम कर जाता है। महीना जुलाई का, सीरीज अगस्त की, क्या शानदार रंगत लेके आया। चलिए जनाब, कल गुरुवार को मुलाकात होगी, कल एक और एक्सपायरी है, तो सुबह सुबह पूरा का पूरा पैनल आपके साथ सारे समीकरण, खबरें और स्ट्रेटजीज लेके जुड़ेगा। मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।